आज एक कहानी सुनिए। कुछ लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन को भाषण देने बुलाया। मुल्ला आए। भाषण से पहले उन्होंने लोगों से कहा कि क्या आप लोगों को पता है कि मैं आज किस विषय पर बोलने वाला हूँ? तो लोगों ने कहा नहीं। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं किस विषय पर बोलने वाला हूँ तो मेरे भाषण देने का क्या मतलब है? ये कह के वो चले गए। फिर एक हफ्ते बाद लोगों ने तो 3 ताल रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं कि हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। फिर लोगों ने सलाह मशविरा किया और एक हफ्ते बाद उनको फिर बुलाया। फिर उन्होंने वही सवाल किया मुल्ला ने कि क्या आप लोगों को पता है मैं किस विषय पे बोलने वाला हूँ? तो इस बार लोगों ने कहा हाँ। तो मुल्ला ने कहा जब आपको पता ही है तो इसमें बोलना तो फिर मैं क्या बोलूँ? फिर वो चले गए। फिर लोग अपना गफलत में कि यार ये क्या करें। फिर उन्होंने डिस्कस किया। बोले ऐसा करते हैं, आधे लोग बोलेंगे हाँ, आधे लोग बोलेंगे ना। एक हफ्ते बाद फिर बुलाया गया मुल्ला को भाषण देने। मुल्ला आए, उन्होंने सवाल दोहराया कि आप लोगों को पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो आधे लोगों ने हाँ कहा, आधे ने कहा ना। तो मुल्ला ने कहा जिन्हें पता है वे उन्हें बता दें जिन्हें नहीं पता है। अच्छा जी, नमस्कार। तो ये कहानी जिन 3 तालियों को समझ आई वे उन्हें बता दें जिन 3 तालियों को समझ में नहीं आई। व्हाट्सएप ग्रुप पर शुरू कर रहे हैं आज तक रेडियो का वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो। वाह। अभी 100 एपिसोड तो हो गए थे हमारे। उसके बाद 2 साल हुए 12 अक्टूबर को, 2 दिन पहले जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने जो ताऊ के 100वें एपिसोड वाली जो विदाई स्पीच थी हाँ, उसका वीडियो कटवा के एक नजराने के तौर पे वो डाला। कहाँ पे? यूट्यूब पे चला वो। वो डल गया है, मतलब 2 साल होने पे। लेकिन वो याद है मुझे, एक बार स्कूल के दिनों की बात हो रही थी तो बाबा आप कह रहे थे कि आप भाषण देने में, वाक कला में बड़े प्रवीण थे और ताऊ ने कहा था कि आप बचते थे थोड़ा, मतलब मैं वॉक कला में प्रवीण हाँ। था, वॉक कर लेता था वहाँ से। तो जैसे अभी ये वाला जब सवाल आता है मुल्ला के सामने जैसे आता था कि नहीं तो हम पंडित हैं यार। हाँ। कि आप इस विषय पे क्यों नहीं बोलते, या अमुक विषय पर आपके क्या विचार हैं, और आपने नहीं किया उस विषय पे ट्वीट, बाकी पे किया है पर उस पे नहीं किया। तो आप कैसे ये डील करते हो कि मुझे उस पे जवाब नहीं देना है, मतलब मैं नहीं बोला, मेरी इच्छा, पर इसको कैसे आप? मैं कहता हूँ आप तो बोल ही रहे हो। जब वो बोलते हैं कि 84 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो मैं बोलता हूँ आप बोल रहे हो, काफी है, आप बोलो। आप एक तरफ की बोल रहे हो, मैं दूसरी तरफ की बोल रहा हूँ। मैं भी आप ही के सुर में सुर मिलाऊं तब तो भैया मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो पता क्या होता है, सूर बने हमारा, सुना है ना? हाँ, जो गाते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा। सूर बनाना है हमको कि सुर बनाना है? पता नहीं वो गाना क्या था वो गाना। गाना यही था, लेकिन उसको बोल देते थे विलंबित में ऐसे करके, खास करके जब बांग्ला वाला आता था। नहीं, उसका एक दूसरा वर्जन भी तो आया था बाद में जब अमिताभ बच्चन गाते हैं तो उसको सही है, तो सुर बने हमारा, इस तरह से। एक ही आदमी उसमें सुर बोलता, बाकी लोग सूर बोलते हैं। हाँ। क्योंकि उसको उसमें लाना है ना। वैसे ये मराठी मैंने देखा है, मराठी जो ध्वनि है उसमें छोटी मात्रा को बड़ी और बड़ी को छोटी करने का एक रिवाज सा है, जैसे मान लिया कि उन्होंने बहुत सारे छोटे लोगों को बड़ा कर दिया है। अब बड़े लोग वहाँ पे बहुत छोटे हो जाते हैं। बहुत छोटे हो जाते हैं। आपके सामने आता है मराठी ये भाइयों, संकेत? माफ करना, आपके सामने ये वाला नहीं, संकेत जैसे हमने आता है बताया कि इस हम पर मुल्ला क्यों नहीं नहीं हैं, बोलते पंडित हैं? हैं, तो हमारा मामला एकदम फंस जाता है। नहीं, पर आप जैसे मतलब जैसे कोई उकसाए कि आपने इस पर तो नहीं बोला या इस पर कुछ नहीं कहा, तो आप बोल देते हो उस पर राय अपनी, पहले तो उसको पेलते हैं कि क्यों तुम्हारे कहने से बोलेंगे। जैसे हम लोग जब गए थे अवार्ड लेने के लिए, ये 3 ताल वाला बम्बई में, तो हमको कपिलवा कही कि आप ये गाइए, तो हम कहे फरमाइश पे गाएंगे हम। कपिल कैमरे के पीछे खड़े हैं और सुन रहे हैं। हाँ, तो हमने कहा तुम्हारी हम फरमाइश पे नहीं गाते हैं। तो 84 में आप कहाँ थे का जवाब ये है कि आप क्या थे, आपने क्या उखाड़ दिया। पहले पेलते हैं, फिर 84 पे बोलते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं। छोड़ते नहीं है बाबा, कोई चैलेंज करे तो हम तुरंत डिबेट में पहुंच जाते हैं कि पहले बोल लो फिर हम बताएंगे। अच्छा, ये एलॉन मस्क, मुझे थोड़ी हैरानी इस बात पे हो रही है कि उनके नाम में मस्क है। मेलन मस्क ताऊ को पसंद इतनी देर से परफ्यूम क्यों वो लेके आए? अरे मस्क वाला परफ्यूम लाते ना तो समझ में भी आता। उन्होंने लिया बर्न्ट हेयर, हाँ, उसमें आग वाग भी है उसमें, तो जलती सबकी है।
पर अमीर लोगों की जलती है तो परफ्यूम लगता है। तो कहावत हम लोग कहते हैं कि राजा का पाद भी जो है खुशबूदार होता है ना, कि राज्यसभा वही में है भाई साहब। लेकिन उनका ट्विटर बायो तो बिक मुझे गया उनका। सही लगा कि मेरा परफ्यूम खरीदो ताकि मैं ट्विटर खरीद सकूं। हाँ, वैसे आपको कैसा लगता है, जैसे थोड़े उनके बवाली टाइप के ट्वीट परफ्यूम बेचने वाला जीत नहीं पाता है। हम्म। परफ्यूम बेचने वाला जीत नहीं पाता आप है। असम चले गए क्या? ना असम तक गए ही नहीं। हम तो यहीं पे यूपी की बात कर रहे हैं। एक समाजवादी परफ्यूम बेच के चुनाव लड़ा गया था। नतीजा क्या रहा? जीतते जीतते गंधा गया मामला। नहीं, असम का भी वैसे ही है। इलोन मस्क ना सोशल मीडिया युग के लिए एकदम आइडियल बिजनेसमैन है। हाँ, हमारे यहाँ हुए थे, बर्बाद हो गए, है ना। ब्रिटेन में हुए, वो आप बर्बाद नहीं हुए। रिचर्ड ब्रांसन, उन्होंने कहा कि यार मीडिया अगर क्रिएट कर सकती है तो लेट देम क्रिएट मी, और वो घुस गए। उन्होंने वर्जिन कैलेंडर शुरू किया, उन्होंने एक आइलैंड मजाक में ले लिया। हाँ, किसी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने कहा मैं एक आइलैंड खरीदूं। तो उसको लगा बेचेगा नहीं, बहुत दाम मांगेगा। वो डेस्परेट था, उसने कहा हाँ ले लो। लेना पड़ेगा, नहीं लगा दिया आपने बोली तो। इसने बहुत कम लगाया था, मिल गया उसको। तो वो एक आइलैंड ओनर हैं, अपनी एयरलाइन है, अभी उनका वर्जिन गैलेक्टिक जो है स्पेस में जाने वाली हवाई सेवा है। वही जो लाल कोट पहन के घूमता रहता है। हाँ, बियर बनाते हैं, जो चीज बोलिए। उनका रेडियो है, उनका टेलीविजन है, मीडिया के स्टार हैं, सब कुछ है। जो मलिया साहब ने भी किया, पर मलिया साहब ने थोड़ा कर्जा ज़्यादा ले लिया, बाप की संपत्ति लुटा दी। ब्रांसन ने अपने बाप की नहीं लुटाई थी, मस्क ने भी अपने बाप की नहीं लुटाई। मस्क क्या है, मस्क की जो कीमत बताई जाती है ना अभी कि भाई दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, ऐसा तथाकथित रूप से, कागजी है सब। अच्छा, ऐसा मतलब ऐसा कोई रिवोल्यूशनरी काम उन्होंने नहीं किया है। इलेक्ट्रिक कार जो है सभी बनाते थे, आड़ा टेढ़ा बनाते थे, उन्होंने सुंदर सा बना दिया। ठीक है, वो बोरिंग कंपनी शुरू की है उन्होंने, जो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि भाई टनल बनाएंगे, और आसान कर दिया उन्होंने टनल बनाना। पर बन ही रहा उनका टनल। अगर इतनी जल्दी बना लेते थे टनल तो बना क्यों नहीं पाया अभी तक? बना ही रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। अभी पता नहीं कितना सस्टेनेबल बिजनेस है ये लगता है सुनने में ना। तो वैल्यूएशन बहुत होती है। अब वैल्यूएशन का क्या करोगे आज के ज़माने में? बायजूस की वैल्यूएशन देख लो, है ना। हाँ, 2,500 करोड़ का नुकसान कितना हो गया। वैल्यूएशन की दुनिया है ये। उनकी कंपनी का नाम सुनता हूँ ना, टेस्ला, तो अवध में एक शब्द होता है तसला। हाँ, ना तसला तसला, जिसमें मसाला दिया जाता है मिस्त्री को चुनाई के लिए, उसी में यूज होता है वो। हाँ, उसी की याद आती है। जहाँ तसला नहीं होता है वहाँ पे पलौरा में सीमेंट की बोरी को चारों तरफ लगा करके तगियाया जाता है। हाँ, प्लास्टिक वाली रस्सी से बांध दिया जाता है सीमेंट की बोरी में। ये सीमेंट की बोरी रख के तसले वो पलरे पे, पलरा बनता है अरहरी के कांड़े से। तो अरहरी के कांड़े पे, काड़ा यानी अरहरी का डंडा। अच्छा, तना। हाँ, बाकी बच गई गाय टाइप, नागार्जुन की कविता जैसा। दाल पीटने के बाद में अरहर के पौधे से 3 चीज़ें मिलती हैं। अरहर की दाल, दाना उसका, अरहर की पत्तियाँ जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं गाय को। अच्छा, बहुत, क्योंकि उसमें एक स्मोकी टेस्ट होती है, स्वादिष्ट होती है तो वो हद से ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो गाय अगर सूखा भूसा नहीं खा रही करेगी, आटा दोगे तभी खाएंगे। बहुत ड्रामा करती हैं गाय और पंडितों का ड्रामा बहुत है। तो सूखे भूसे में 1/3 हिस्सा आप अरहरी का भूस मिला दीजिए, ऐसे चटकारा लेके खाएगी, कुछ कहना नहीं, उसको लगता है स्मोक्ड फ्लेवर आता है। हाँ, सब्ज़ पनीर। हाँ, मस्त जैसे लोगों के लिए ना वो भी होता है, न्यूज़ में बने रहना बहुत आवश्यक होता है। अपने बेटे का अजीब सा नाम रख देना। हाँ, पत्नी, इस पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ। हाँ, 3-4 शादी तो लोग केवल इसलिए कर लेते हैं हंगामे की रिलेशनशिप रखना। ट्विटर पे ट्वीट ऐसा कर देना कि उनके शेयर के भाव चले जाएं। उन्होंने एक जो है वो क्रिप्टो करेंसी थी डोज कॉइन, मजाक में उसको आसमान पे पहुंचा दिया, है ना। और वो ट्विटर खरीदूंगा, फिर नहीं खरीदूंगा, फिर ये करोगे तो खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा, फिर चैट्स का लीक होना। तब वकील ने उनको बोला उनके कि भाई साहब आप पेले जाओगे, अब नहीं निकल सकते, आपको खरीदना ही पड़ेगा। तब वो खरीदने पर राजी हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं खरीद रहे। उन्होंने तो सब चीज़ को मजाक समझते हैं वो, है ना।
जो कि अच्छी बात है, पर उसमें क्या होता है, मजाक समझो हर चीज को ना, तो कम से कम हाथ से पैदा हो। ये तो क्रंदन पैदा कर देते हैं, शेयर के भाव गिर जाते हैं दुनिया में, परिहास हो जाता है। आप पागलपन कर रहे हो। वो आदमी ऐसा है जो कि कई कई लोगों की दूसरे की पत्नी के सामने गिड़गिड़ाना, फॉर यू नो व्हाटएवर, और उनके चैट देखे तो मुझे अजीब लगता है कि कैसे ये लोग पब्लिक के पैसे को कैसे डील करते हैं। चैट्स में जो है वो एक आदमी से मांग रहा है, यार मैं ट्विटर खरीद रहा हूँ, मेरे को दे दो कुछ लाइक 500 मिलियन टाइप दे दो। तो अगला बंदा बोल रहा है चलो 500 मिलियन टाइप दे दो। अगला बंदा कहता है कि ठीक है मतलब कुछ इन्वेस्ट कर दो। उसने कहा ठीक है 500 मिलियन ले लो। कहाँ हो तुम? बोला मैं यहाँ हूँ। यार वो पराग कहाँ है? उसने बोला हवाई में। हवाई में क्या कर रहा है यार, काम नहीं करता क्या वो? बोलता है यार उसकी पहली बार ट्रिप बनी है इतने दिनों के बाद, सीईओ बनने के बाद, जाने दो यार। अरे बंदा काम नहीं करता तभी तो ट्विटर के ये हाल है। इस तरह का कमेंटबाजी करना, ठीक है, दूसरे के बारे में पैनिक क्रिएट। और वो कहता है यार 500 थोड़े कम पड़ रहे हैं, कहता ठीक है तेरे लिए कुछ भी, चल 1.5 बिलियन ले ले। ऐसे आप बॉस, अल्टीमेटली इट इज पब्लिक्स मनी, लोगों ने इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में, आप ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में ये इतना दे देना उतना दे देना कर रहे हो। वो दूल्हा जो बाल्टी फेंक के मारती है ना, अरे तेरे बाप ने होटल खोल रखा है के। नहीं बस ये जो टू मच पावर या टू मच मनी एक आदमी के पास होना, और जिसमें वो राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलते हैं तो अपना एक तेवर बना रहता है, जिनके एक ट्वीट से एक कंपनी चढ़ भी सकती है और उतर भी सकती है। मतलब अभी मुझे लगा कि ताऊ की बात में कॉमरेड बोल रहा है। नहीं मैं कॉमरेड हो ही जाता हूँ, क्या करूँ मैं गुस्से से रेड होता हूँ, ठीक है, क्रोध रेड बोला करो उसको कि यार आप अभी देखो उसने यूक्रेन में अच्छा काम किया, उसने हम काम भी हों रेड भी हों ऐसा नहीं होता है। सैटेलाइट कनेक्शन फ्री में दे दिया लोगों को कि भाई आप लोग यूज करो मेरे सैटेलाइट। उसके सैटेलाइट की एक वो है जो हर शहर में जाती है और बार बार अखबारों में छपता है कि रात में गजब का नजारा दिखा, एलियंस आ गए। तो वो यूक्रेन के ऊपर है और वहाँ पे लोगों को सेवा दे रहा है। आज उसने फिर बोला सरकार को कि यार तुम लोग पैसे दो, अब मैं इसका खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तब से फ्री में खा रहे हो। कॉमरेड से एक वो भी है ना, मैं जैसे अभी मेरी पत्नी ने एक बार ऑफिस जाने के लिए कैब बुक की, तो वो लैपटॉप अपना भूल गई और कैब अरे अभी तो उन्होंने बुक की थी 73 मिनट का वेटिंग बताया। हाँ एक तो पुरानी बात होगी। तो वो लैपटॉप भूल गई तो ऊबर में वेटिंग अब कह रही है तो उन्हें नौकरी छोड़ दी है, तो पैदल चल पा। उन्हें मालूम नहीं था कि जो ड्राइवर साहब हैं वो ये दनकौर के ही थे। तो वो उन्होंने कहा कि भैया आप ना वापस ले लीजिए, आप वेटिंग टाइम ऐड कर दीजिएगा, मैं लैपटॉप भूल गई हूँ। तो उन्होंने कहा अरे मैडम ऐड हो ना हो हम ले चलेंगे आपको। वो लेके आया, उसने वो खड़ा रहा, बोले उसने कहा कि भैया मैं अपना बैग यहीं पे छोड़ दूँ, मैं बस लैपटॉप लेके आ रही हूँ। बोले हाँ बिल्कुल मैडम। तो आके बैठी वापस लैपटॉप लेके, तो उन्होंने बताया कि भैया मैं लैपटॉप देखो भूल गई थी और काम कैसे होता। हाँ कॉम कैसे होता। तो वहाँ से भी एक कॉम रेड है। तौबा तौबा। लेकिन इससे ये भी है कि तसला पे थोड़ी बताइए, जैसे आपने अरहर का जब ऐसे ही आ गया 3 उपयोग, तसले के मैंने एक शहर में एक उपयोग ये देखे हैं कि तसले का सबसे बड़ा जो शहर में तो यज्ञ वाला है, हवन कुंड जो है, हाँ, वो तसला है। 2 ईंटा रखिए, तसले को अच्छे से धुलवा दीजिए, सीमेंट की उसमें खिरिच फिर भी रहती है। तसला कभी धुलता नहीं है। नहीं उसको हवन के लिए पंडित जी कहते हैं तसला के अच्छे से प्रक्षालन कीजिए, है ना। लेकिन उसमें सीमेंट लगा धारियां रहती हैं। तसला एक ऐसी चीज है जिसमें सीमेंट बालू कभी कभी गिट्टी भी चिपकी रहती है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। हाँ क्योंकि उसको धोने का कोई तरीका है नहीं, हिसाब किताब। मजदूर कभी उसको धोता नहीं। शाम को 6 बजे ड्यूटी खत्म हुई, काम समेटा, उसका तसले को उल्टा करके 2 बार भट्ट जमीन पे पटका। उसमें जब वो गिर जाता है तो एक मैटी फिनिश उसमें आता है अंदर, जो रेत और मोरंग उसकी सीमेंट में ट्रेवल करके झटके से गई होती है। तो आप तसले के का जो साइड होगा बीच में सपाट होगा, लेकिन जगह जगह पे वो चांद की सतह जैसा दिखता है, जैसे वो स्केटिंग बोर्ड लोहे के। हाँ तो लोहे के स्ट्रोक्स होंगे, है ना, जो अपना आयरन का स्ट्रोक पानी से अभिक्रिया होती रहती है, भीगता रहता है। दूसरा कहीं कहीं पे पैचेस होंगे चांद के दागों जैसे सीमेंट के, लेकिन उसके जो कोर होते हैं, कर्वेचर जो उसका है, उसके ऊपर ऐसा बढ़िया मैटी फिनिश आता है, मतलब खुरदुरा एकदम। मोरंग से याद आया, जो बालू माफिया होता है उसे औरंगजेब क्यों नहीं कहते? अरे बढ़िया नाम दिया। अच्छा वैसे आपको पता है डीएसपी की हत्या में औरंगजेब धराया।
हफ्ते के औरंगजेब की गाड़ी में कुचल के डीसीपी की हत्या। हाँ, हम लोग करते यही हाँ। हैं। नहीं, अभी गाड़ी हुआ से था ना, कुचलने अभी की एक बहुत डीएसपी घटना मारा गया होती है। था। वो डीएसपी साहब ताव में चले गए, रेत माफिया के इलाके में, यहाँ मेवात में चले गए वो रहते अपना गए। अकेले खाली हाथ। वही जो मुंबई 26/11 में गलती की थी हेमंत करकरे वगैरह ने, पहुंच गए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो किसी को भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए मस्क होने की जरूरत नहीं है। वाटरमेलन में भी होता है प्रॉब्लम। सबसे स्ट्रॉन्ग दिन हफ्ते के कौन से होते हैं? सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग दिन हफ्ते के पता है आपको कौन से? जिस दिन आपको ये पता होता है कि अब कल छुट्टी है। नहीं, सैटरडे संडे होते हैं, क्योंकि बाकी सब वीकडेज होते हैं। लेकिन अच्छा, मस्क से एक और चीज बड़ा वीकेंड था इस जो। वीकेंड जोक। एक ने डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब ने बोला कि यार तुम्हारा ना डीएनए उल्टा है। तो मैंने कहा एंड यू गॉट इट। अच्छा, आप लोगों के होठों का रंग देखकर मुझे मसाले की याद आई और फिर मशाल की याद आई, जो भी एक चुनावी चिन्ह है जो मिला है उद्धव गुट वाली शिवसेना को, और दूसरे वाले गुट को मिला है ढाल। दो तलवार और ढाल। दो तलवार और ढाल। और ये दोनों ही सिंबल्स अभी अप्रासंगिक हैं आधुनिक युग में। मैं सोच रहा था कि हमारे इलेक्शन सिंबल्स कैसे बांटे जाते हैं। देखिए, अभी जो तलवार और ढाल का भी कोई उपयोग नहीं है, और मशाल भी अब कोई लेके चलता नहीं है, सब जगह बत्ती है। नहीं, साइकिल जहाँ से चली थी वहाँ प्रासंगिक नहीं रह गई है, जहाँ प्रासंगिक नहीं थी वहाँ हो गई है। साइकिल का ये है। नहीं, लालू जी का तो लालटेन है और नीतीश जी का तीर। आप सोचिए, न तीर प्रासंगिक बचा है न लालटेन, दोनों नहीं है। मैं इस बात से खुश रहता हूँ कि लिविंग एनिमल्स ना नहीं मिलते किसी को, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। पहचानने में मतलब कि नहीं, वो लेके सामने शेर आ गया। वो लेके घूमते सभाओं में। आप किसी को गधा दे दोगे तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे है हाथी, बहुत पहले मिला हुआ था। हाँ। लिविंग एनिमल्स नहीं मिलने चाहिए, अत्याचार हो जाता है। पाकिस्तान में जागो जागो भागो क्या था, आया आया शेर आया नवाज शरीफ के लिए। सही में शेर, पाकिस्तान में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। लोग तो वहाँ शेर भी पालते हैं घरों में, बब्बर शेर पालते हैं, शेर तो छोड़ो। और फिर उसको लेके रैलियों में मतलब चला डायरी में भी है और ड्राइंग रूम में भी है। हाँ, चेन में लगा के घूम रहे हैं। कमाल ही मुल्क है भाई, बहुत ही खराब है। अब किसी को तोता दे दोगे तो पता चला उसने सारे तोते खरीद लिए मार्केट से, है ना। लेकिन इसको अपग्रेड क्यों नहीं करते एक लेवल, जैसे अब कुछ नए तरीके के सेंस ऑफ पेन ड्राइव जैसे हो, लैपटॉप, सेंस ऑफ हिस्ट्री बना रहे। अब आप सोचिए कितना बढ़िया होगा किसी को डायनासोर दें, है ना। वो घूम घूम को जुरासिक पार्क दिखा रहा है ना। द वर्ल्ड विल बी लाइक दिस। लेकिन वो वाले अच्छे लगते हैं, वो जो पंचायत के चुनाव में जो नहीं होते हैं, कुकर की सीटी, वो छाता और इनकी जो वो है ना, दो तलवार और ढाल मुझे बहुत पसंद आई। क्योंकि एक तलवार में ईडी लिख दो, दूसरे में सीबीआई लिख दो, और ढाल में देवेंद्र फडणवीस। हाँ, वो है ढाल जैसे, मतलब ढाल जिससे बनती है। खैर, नो बॉडी शेमिंग। या बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। पर उद्धव ठाकरे को मशाल दे दिया है, ये बहुत मुश्किल है। जब कुछ बचता नहीं है तो केवल आग लगाने का ही काम हो सकता है। अब उनके पास आशियाना तो बचा नहीं है, आशियाना किसी और के पास इनसे कहा है तू बिजली गिरा। मशाल लेके आग लगाते रहो, जहाँ जहाँ लगा सकते हो। बाकी शिवाजी का सिंबल वही है, दो तलवार और ढाल। क्योंकि शिवाजी का हर पोर्ट्रेट जो दिखाया जाता है उसमें दो तलवार, उसमें वो तलवार जो है एक ठई खोसे हुए, एक ठई हाथ पेट लिए हुए, पे ढाल होता है सीने पे। तो सब एकदम मामला फिट है। अभी बाला साहेब आंची शिवसेना ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, वो भी है ना। अच्छा, लेकिन ताऊ एक चीज है, जैसे मान लीजिए आपको इसे गांव पंचायत का चुनाव है, मशाल लेके चले थे, टार्च की दुकान पे आए, मशाले बुझा दी, टार्च खरीद ली। फिर वो बैटरी वो वाली जो क्या बोलते हैं उसको, जो चार्ज रिचार्जेबल, जो चार्ज करके इलेक्ट्रिक, उसको कुछ बोलते हैं। कौन सी बैटरी? अरे वो जो लाइट होती है सोलर वाली, चार्ज करके, तो उसको रिचार्जेबल ही बोलते हैं। नहीं, कुछ और उसका गांव में एक अलग नाम पड़ गया है उसका, मैं भूल गया हूँ अभी। हमारे टाइम में वो गांव वाला हिसाब जो था ना, हाँ, तो वो आया नहीं होगा। बत्ती उसको बोलते थे, टार्च को, बत्ती, है ना। और बत्ती में ये बड़ी बड़ी एवरेडी की या जीप की, उसको मसाला बोलते थे। तो बत्ती में मसाला लगा के एकदम टाइट किया एकदम,
और बत्ती अच्छी बत्ती की पहचान ये होती थी कि इस्तेमाल के बाद में जगह जगह उसमें पीतल की चकतियां दिखने लगती थी, क्योंकि वो होती पीतल की थी, स्टील का होता था ना, स्टील का पानी रहता था। तो लोग इससे दुखी होते थे कि पीतल दिखने लगा। मैं इससे खुश होता था कि यार पीतल की चार्ज है तुम्हारे पास, है ना। साला स्टील तो हम इसको स्टील समझते हैं, 2 कौड़ी की है, ये तो पीतल निकला। एक ये कि एक ऐसी बेबी डाल में पित्तल दी। ऐसी कोई दुविधा होता हो कि जैसे आप ना गांव पंचायत चुनाव में किसी आदमी को वोट करना चाह रहे हैं, कैंडिडेट को, वो आपका पसंदीदा प्रत्याशी है, पर उसको चुनाव सिंबल मिल गया शिमला मिर्च, तो आप क्या करें? मतलब फिर मतलब आप शिमला मिर्च के साथ जाएंगे उस दिन बटन दबाने में? यार शिमला मिर्च की ना कोई ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग नहीं होती, इतना अनफॉर्चुनेट सब्जी है वो। हाँ, और आदमी समझ नहीं पाएगा कि समझ नहीं सेब पाएगा है कि क्या है ये, कि नाशपाती है कि शिमला मिर्च है। एप्पल जैसे है ना, एप्पल ताऊ लैपटॉप में खोज रहे थे कि एप्पल स्टीव जॉब्स वाला जो एप्पल है उसमें ऊपर में कट है, खाया हुआ है, खाया हुआ है, क्यों है? कुछ पढ़े तो थे कहानी एक बार, क्योंकि इतनी छोटी है ना कि वो बेरी लगती है। जब एक हिस्सा काट लो तो लगता है कि यार बेरी तो हो नहीं सकती, बेरी को आदमी कैसे काटेगा, दांत कैसे लगी है। तो उसको उन्होंने ये काटा, बढ़िया बात बताए, ठीक है, और उसी से पत्ती बना दी कटे से। हाँ, लोगों ने कहा कि इसको जो है मैथोलॉजी से जोड़ दिया कि एडम ने खाया था एप्पल, तो क्या खता आदम ने की और फेंका बागे जन्नत से, उस टाइप का कुछ खेल था। ऐसा नहीं था, वो एक्चुअली था कि शुरू में उन्होंने एप्पल पूरा रखा था, पर वो लगता नहीं था, इतना छोटा था प्रिंट में, वो लगता नहीं था एप्पल है, काट लिया तो बन गया एप्पल, है ना। अब बताओ कैप्सिकम को काट सकते हो क्या? कभी देखा है ऐसा? हमारे दिमाग में अभी इनको सुनाई नहीं दे रहा कि ताऊ क्या कह रहे हैं, कौन बशर है अल्लाह ही जाने चल रहा है, एकदम फुल ऑन फुल वॉल्यूम पे। आपने बाजार कौन कौन से सिंबल देखे गांव में? जैसे वो सीटी वीटी तो होते ही हैं, बहुत अच्छे देखो, सिंबल का जो मंतव्य है वो समझना बहुत जरूरी है। सिंबल से 2 काम होते हैं, एक तो ये कि लोग आइडेंटिफाई कर लें कि उनका कैंडिडेट कौन है, दूसरा क्या है कि एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं और बहुत सारे लोग नाम के मामले में निरक्षर हो सकते हैं। तो सिंबल से तस्दीक हो जाती है। जैसे आदमी जो नहीं पढ़ा लिखा था वो भी अपना बीड़ी का बंडल पहचान लेता था, और हमारे यहाँ चुनाव पहले नमक पहचान लेता था, बहुत कम लोग नाम पढ़ पाते थे, नाम पढ़ने की बड़ी क्राइसिस थी। तो सिंबल जो है बहुत काम करता था, पहली चीज। दूसरा क्या है कि सिंबल से अगर 2 सुरेंद्र प्रताप सिंह चुनाव लड़ गए, जो कि होते ही हैं, जो होते ही हैं चुनाव में, है ना, मतलब सुरेंद्र यहाँ प्रताप तो 2 अरविंद केजरीवाल भी हो जाते हैं, ढूंढा जाता है भाई। अरे भाई साहब, हर जिले में उत्तर प्रदेश में 100 सुरेंद्र प्रताप सिंह हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ऐसे ही कितने प्रताप सिंह हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह और सुरेंद्र प्रताप सिंह थोक के भाव हैं, ताऊ भरे पड़े हैं। हर जिले में 100 सुरेंद्र प्रताप सिंह ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें से 1-2 को टिकट मिलता भी रहता है। एक्चुअली जिनके नाम में प्रताप बीच में होता है ना, वो सब चुनाव लड़ना हाँ, उनको लगता है कि हम तो प्रतापी पैदा हुए। हाँ, नेतागिरी। भगवान राम एक प्रतापी राजा थे, उनको लगता है दूसरा प्रताप मैं हूँ, मेरा भतीजा जो है चुनाव लड़ेगा। महाराणा तो उपाधि है, नाम तो प्रताप सिंह था। महाराणा तो उपाधि है। तो अब वो उनको लगता है कि नहीं, तो सिंबल से आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं ये सुरेंद्र प्रताप सपा और ये सुरेंद्र प्रताप फूल वाले, फूल छाप। तो ये हमारे यहाँ कांग्रेस वाले भी रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस की बात क्यों करना। तो चिन्ह का एक ये, दूसरा क्या है कि चिन्ह कौन से दिए जाएं फिर इनको। तो सिग्मा क्यों नहीं देते हैं, अल्फा क्यों नहीं देते हैं? ऐसे चिन्ह देने हैं चुनाव में जो सामान्य मानवी की जिससे रिलेट कर पाए। जैसे छाता सब जानते हैं, साइकिल सब जानते हैं, मर्सिडीज सिंबल नहीं है लेकिन साइकिल सिंबल है, टार्च सिंबल है, टार्च सबको पता है, एलईडी सिंबल कोई नहीं बनाता है। और इसीलिए अपडेशन नहीं होता है क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने की सबसे ज़्यादा क्राइसिस है वो दरअसल समाज का आखिरी व्यक्ति है, इसलिए उसकी चेतना, उसके स्तर के चिन्ह चुनने चाहिए। तलवार सब पहचानते हैं, शेर सब पहचानते हैं, मशाल सब पहचानते हैं, छतरी सब पहचानते हैं, स्कूटर सब पहचानते हैं, साइकिल सब पहचानते हैं, हाथी सब पहचानते हैं, फूल सब पहचानते हैं, हाथ सब पहचानते हैं। तो सिंबल्स जो हैं उस तरह के, तीर, लालटेन, तमाम तरह की चीज़ें जो है लोग इससे सीधे कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए अंतिम व्यक्ति तक जो सिंबल एक सिंबल के तौर पे, एक मीनिंगफुल सिंबल साइन के तौर पे ट्रांसलेट हो सकता है, उन्हीं चीज़ों को आप सिंबल के तौर पे देते हैं।
मैंने एक बड़ा सुंदर देखा था, एक सिंबल यही था, कारण है अनाज कि- अनाज उसाता हुआ किसान। हाँ, अनाज होता है हलदर किसान। हाँ हलदर किसान बहुत हलदर किसान बहुत बहुत सही। लंबा सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव था रहा ही, है। हाँ। गोले में आता था, जिसमें वो ट्यूबवेल वाला वो बना रहता था, कुएं का कोल्हू वाला, डराम लगे वाले जिससे पानी खींचते हैं, उसके बीच में हलदर किसान चल रहा होता था। बैल का जोड़ा, बैल का जोड़ा। बैल का जोड़ा चुनाव चिन्ह, पतंग चुनाव चिन्ह चुनाव में हम लोग क्या। गाय अब आप बछड़ा। सोचिए, गाय बछड़ा सबसे पुराना चुनाव चिन्ह भारत की राजनीति का। तो या दराती हंसिया, हथौड़ी हंसिया, ये सारे के सारे दीपक। चिन्ह हैं। दीपक। दीपक, ये सारे के सारे। अब आप सोचिए कि वैक्यूम क्लीनर आप चाहते हैं कि चुनाव चिन्ह बना दिया जाए, कितना संकट। वैक्यूम क्लीनर, मोबाइल फोन तो बना ही नहीं सकते, टोस्टर। कौन सा है, ओप्पो है कि टोस्टर। वीवो है। है ना, टोस्टर को बना दें, इस तरह की चीजों को नहीं बनाते हैं। पंखा चुनाव चिन्ह बनता है, हाँ पंखा चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। झलने वाला पंखा, हाथ वाला पंखा भी है और छत वाला पंखा भी है, 3 जाने वाला। तो बहुत मैंने interesting। ड्राइंग बाबा सीखी इसी से। बहुत छोटा था ना, तो उस समय उतने पोस्टर नहीं चिपकते जितने दीवारों पे लिखे जाते थे। हाँ तो वहां पे कलाकार उसको नील से, मतलब पहले व्हाइट पुचाड़ा कर दिया, उसके ऊपर नील से लिखता था। नीले रंग से बिल्कुल। लिखता था। तो हाथी बनाता था, चूना और नील है ना, 2 इस्तेमाल होते। हाथी बनाता था। उसके नीचे चुनाव का जो मुहर का वो भी लगाता था, और हाँ। भारी मतों से विजयी बनावे। ये सबसे पहले मैंने हाथ सीखा कि वो चूंकि उसका टास्क बहुत होता था, बहुत दीवारों पे बनाने होते थे, तो वो बहुत जल्दी बना लेता था उसको मतलब क्लियर पता था, यूं हाथ घुमाना और कांग्रेस का छाप जो है वो बन जाता था। फिर मैंने हाथी देखा, उगता हुआ सूरज देखा, इस तरह की चीजें देखी। मैंने कहा यार ये तो उगता बहुत सूरज भी बहुत बढ़िया कमाल का चुनाव चिन्ह रहा है। कई पार्टियों आसान काम है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो मैंने उसको अपने घर में कॉपियों में बनाना शुरू किया, हाथ, हाथी। और तो मैं उसको हमेशा कनेक्ट करता हूँ इस बात को उसी से। उससे मुझे पेंटर होने का बड़ा शौक चढ़ गया था। नहीं, और वॉल राइटिंग ने कमाल की चीज़ें की हैं। मतलब लोगों को पढ़ना, उसके प्रति जिज्ञासा, ड्राइंग के प्रति जिज्ञासा, ये सारी चीज़ें। जैसे हम स्कूल से आते थे, हमें याद है 3रे 4थे दर्जे में, 5वें दर्जे में, तो सिविल लाइन्स चौराहे पे रायबरेली में पेंटरों की दुकान होती थी, जो गाड़ियों के पीछे नंबर और बाकी चीज़ें कलाकारी करने का काम करते थे। तो यूपी 32 लिखने का जो उसका तरीका होता था, उसको बहुत ध्यान से यूपी समझना। 33, यूपी 32, है ना, UMR 3852 हमारे स्कूटर का नंबर पहला। तो वो सब लिखने का, तो क्या करता था कि गेरू एक रस्सी में लगा करके, सुतली में, धागे में, सूत में, गेरू मिट्टी का डेला रखते थे, उसको लगा के, और नंबर प्लेट पे ऐसे करके एक बार टच कराएगा, फिर दूसरी बार टच कराएगा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। अब ये 4 बार टच करा दिया है। ऊपर जो उसने म्यानी बनाई है, अब उसको पता है कि इस हद से बाहर नहीं जाना है, ये आपकी कॉपी की लकीर है। और उसके ऊपर फिर वो अपना UP 32 ये ऊपर लिख देगा, और नीचे वाली जो उसने म्यानी बनाई है, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, उसके बीच में नंबर लिख देगा 72-22। और वो लिखने के बाद जब वो पेंट सूख जाएगा तो कपड़ा मारेगा, वो गेरू की लाइन गायब, सफ़ेद पे काला, नंबर प्लेट टाइट। तो देख के बड़ा इंटरेस्टिंग। ये ना फ्लेक्स व्लेक्स तो अभी आए हैं। पहले छोटी से छोटी दुकान का जो साइन बोर्ड होता था, हाँ वो पेंट होता हमारे यहाँ प्रभात पेंटर बांका वो बनाते थे, और उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता था। सस्ते में होता था उस समय के हिसाब से भी, पर उसमें बहुत आर्ट होता था, 3D बनाया जाता था। किसी का ना शोले की तरह, शोले जैसे अरे ताऊ ब्लैक में, उस तरह का, है ना, ब्लैक में 3D इफेक्ट के लिए उसमें पुस्तक भी बना देना है। उसकी शैडो निकाल के हाँ, और उसके नीचे वो लिखते थे एकदम हल्के छोटे अक्षर में, प्रभात पेंटर। हाँ साइन जरूर होता था। प्रपे, हाँ प्रपे सिग्नेचर। तो उस तरह का प्रोप्राइटर प्रपे। अभी क्या होता है, दूसरा क्या था कि ये इसमें ब्लैक में हमको याद है फ्लोरोसेंट ऑरेंज यूज करके 3D बनाना शुरू किया। हाँ, नंबर हाँ, अरे हाँ है ना, तो वो चलहुआ होके आर ऐसे गया है, और आर के कर्वेचर में जो शेडो आ रही है उसमें ऑरेंज पड़ रहा है, एकदम झमका नंबर प्लेट। भाई साहब जब वो हॉर्न प्लीज लगाते हैं ना पीछे में, हाँ। जब शुरू में पेंट करना शुरू करते तो आपको पता भी नहीं चलता वो आखिर करना क्या चाह रहा है। थोड़ी देर में वो उभर के आता है, ये तो हॉर्न प्लीज लिखा था, क्योंकि उनका मेथड ही अलग होता है। वो हमारी तरह एज नहीं लिखते, क्योंकि वो पहले शैडो का, और आजकल यूरोप में जो ग्राफिटी आर्टिस्ट कर रहे हैं, हाँ। हमारे यहाँ नंबर प्लेट बनाए बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन वहीं से मुझे समझ में आया कि पेंटर और आर्टिस्ट में फर्क क्या है। ये नंबर प्लेट बना करके जिस कपड़े में ब्रश पोंछते रहे, इनको कभी समझ नहीं आया कि उस कपड़े की कीमत क्या है। अगर ये MF हुसैन को समझ में आ गई।
अगर ये वो कपड़ा बेचते तो ये आर्टिस्ट होते, ये सरऊ पेंटरे रह गए ना। यूपी इमरान हुसैन को पता चला, उसने कहा मालिक मैं ये कपड़वा ले जाऊं? उसने कहा नहीं, कपड़ा, बोला चप्पल दे देता हूँ। उसने कहा यार कपड़वा का क्या यूज है, चप्पलवा रख लेते हैं, जिंदगी भर बिना चप्पल के रहे। अब वो कपड़वा से कितना कमाए है ना, इधर उधर लाइन फेंक के। तो बिल्कुल। लेकिन ये जो लिखने वाले होते हैं, हमको लगता है कि एम.एफ. हुसैन या तमाम सारे जो कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट रहे हैं, ये सारे के सारे लोग दरअसल रात में नंबर प्लेट लिखते थे और सुबह कपड़ा बेचते थे कैनवस पे चढ़वा के। ये जो जितने नंबर प्लेट लिखने वाले या लटक मत पटक दूंगी लिखने वाले थे, हाँ, मैंने इनमें से घर कब आओगे, हाँ, इनको मैंने कई बार ना अलग से पेन दिया, मैंने कहा अब लिखो। वो उस लेख में लिख ही नहीं पाते हैं पेन से। जब हाथ में ब्रश आता है तो उनकी हैंड राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है। मैं और उनसे आप ऐसे ऐसे लिखाइए तो नहीं लिख एक सकते। इंतजार करती हुई महिला की फोटो, हाँ, वो ऐसे करके आंखों में पेड़ के उतारते हैं नीचे, वो इंतजार को। पेड़ के नीचे बैठी हुई है ना, लाल जम्फर, पीला कुर्ता, आसमानी चुन्नी है ना, पीले फूल वाला वटवृक्ष और दूर पे डूबता हुआ सूरज, गांव, कुछ दरख्त, इंतजार में बैठी वो महिला जो है वो ट्रकों पे इतना घूमी है। हम ये सोचते हैं कि जब वो इतना घूम रही है तो इंतजार किसका कर रही है? या तो घूम लो या इंतजार करो, रुकना पड़ेगा उसमें। लेकिन ये भी लिखा होता मैं फिर आऊंगी। तो इंतजार तुम करो मैं नहीं कर रही हूँ वो जहाँ लेकिन डीजल मैं टंकी ऐसे होती है। पेंटरों को जानता हूँ जो नंबर प्लेट बनाने का काम करते थे या बाकी पेंटिंग का काम करते थे, लेकिन निरक्षर थे। उनको आप लिख के देंगे, उनको स्टाइल पता है, क्योंकि वो उस्ताद के यहाँ तारपीन का तेल पकड़ाने का काम करता था और धीरे धीरे वो खुद भी पेंट करने लगा। तो उसको आपने नंबर लिख के दिया है उमड़े दुमड़े कागज़ पे, वो नंबर सामने रख के और उसको एकदम हूबहू नेम प्लेट पे, नंबर प्लेट पे उतार देगा। बाकी उससे आप कहिए कि भारत पे निबंध लिखो, डाकिए पे निबंध लिखो, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, चांदनी रात में नौका विहार, कुछ नहीं लिख सकता वो। निबंध लिख के उसको दे दोगे तो गाय पे निबंध वो लिख सकता है, बशर्ते गाय हिले नहीं। ये अच्छा था। वो डाकिया मार बैठेगा, गाय हो सकता है खड़ी रहे नहीं हिले, गाय पे निबंध लिख सकता है वो। अच्छा, डीजल टंकी या पेट्रोल टंकी जहाँ होती थी उसको बताने के कई क्रिएटिव तरीके खुराक होते थे। मंत्री, खुराक इराक का पानी, यहाँ मेरा इराक पेट का है। पानी मेरा फेवरेट है। इराक का पानी हमारा पेट है एकदम। हाँ। कि भाई ये बात सही है। खुराक मंत्री तो कोई भी हो सकता है, शरद पवार भी थे। इसमें जो जा रहा है वो इराक का पानी है। वो मुझे बहुत पसंद करता था कि, और मैं मतलब पीछे पे तो लोग निगाह रखते ही थे कि शेर क्या लिखा है, लेकिन मैं साइड से गुजरते हुए देखता था कि यार इसकी टंकी पे क्या लिखा है, वो मजा आता है देख। अच्छा, तो आज अपन को किन किन विषयों में बात करनी है मैं बता देता हूँ। अभी तो शुरुआत ही चल रही थी। आज बड़ा विषय एक ही है, वो है ट्रक टेम्पो सवारी गाड़ियों में। देखिए फिर चीज़ें लौट के आ रही हैं। ट्रक टेम्पो सवारी गाड़ियों में बजने वाले कुछ लो बजट नॉन फिल्मी म्यूज़िक पर बात करेंगे। गाने जो ऑटो, बस, हेयर सैलून में बजे और हिट हुए, और जिस म्यूज़िक को बनाने वाले, उसको गाने वाले बड़े स्टार नहीं थे। मतलब वो उस टाइप का गाना कि शीशे का था दिल मेरा, पत्थर था जमाना, दिल टूट नहीं, गया है। अताउल्लाह खां, अल्ताफ रजा, हाँ, इन लोगों को इन्हीं गाड़ियों में, गुड्डी गिलहरी, रीना परवीन, इवन सजाद अली, बिल्कुल हाँ। सज्जाद अली, तो ये इन सब पे के सब लोग जो है। और इसमें थोड़े से आंचलिक भी, मतलब जो लोग जो बहुत ही छोटे स्तर के मनोज तिवारी, प्रोडक्शन, निरहुआ सब वहीं से बने, हाँ, हीरो बने हैं। हाँ, तो हीरो बनते ही ये जो आंचलिक गाने वाले हम लोगों के यहाँ हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदौलत ही इनकी दुकान चलती है। हाँ, तो इस पे बात करेंगे। और बिजार खबरों में तेलंगाना में दारू और मुर्गा मैं तेल मत लगाना, अभी तो चिपचिपाहट बहुत है। का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले था, जब तेलंगाना का मुद्दा तेल लगाने का मुद्दा बन गया था यूपीए के समय में, पर अभी दारू और मुर्गा का डीबीटी वहाँ पे हो रहा है इस पर। और बाय द वे तेलंगाना का मतलब यही होता है। अच्छा, तेल से उसका रिश्ता है, तेलंगाना, वहाँ पे तेल कभी होता होगा बहुत सारा। मतलब हमारे लिए तेल इराक का पानी नहीं है। हमारे यहाँ तेल जो है वो मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल था। कुछ कुछ अच्छे वो बताते हैं, मतलब एक नेविगेशन का भी नवगति उन्होंने बताया था, है ना। हाँ, व्हाट्सएप वाला नहीं था वो, हाँ, ओरिजिनल था। और मध्य प्रदेश के उन गांवों की बात होगी जहां नलके से देसी शराब निकली है। वाह, आखिर में हैंडपंप से चापाकल उस पर भी बात करनी है कि आपके यहाँ क्या क्या कहते हैं। नलका, चापाकल और भी कई नाम है उसके। इंडिया मार्का। हाँ,
आखिर में प्रिय तीन तालियों की चिट्ठियां हैं। पर ब्रेक के बाद मैं कहानी सुना देता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ आजकल। मैं सोच रहा था, एक मंडल जी हैं, बड़े मान मनोबल के बाद, बहुत सारे प्रेशर के बाद आखिरकार उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा ही लिया। इतनी उम्र में जाके उन्होंने, पहले मानते नहीं थे पर फाइनली उन्होंने करवा ही लिया। 3 दिन बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। लकी हैं या अनलकी हैं? पास। हाँ, तो क्या किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? तो कुछ बता के तो जाइए इस पे। नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रहा था लकी हैं या अनलकी हैं। लकी कैसे? लकी तो नहीं लग रहा है मुझे। यार कैंसर तो डिटेक्ट होना ही था, इंश्योरेंस भी नहीं था। फिर भी मतलब वो पीड़ा तो मतलब उससे होकर के तो गुजरना ही है उनको। जीवन में कुछ लकी अनलकी नहीं होता है। हाँ। कहने का तात्पर्य यही था। कुछ अच्छा हुआ है तो उसके अंदर कुछ खराब है जो उस अच्छे को एक दिन खत्म कर देगा, और कुछ खराब हुआ है तो उसके अंदर कुछ अच्छा है। जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान ले लिया लेकिन उसके अंदर कश्मीर का कीड़ा बो दिया, वो कंट्री कभी कहीं जा ही नहीं पाएगी, है ना। अपन ने यहाँ रखा और अपन ने भी कुछ कीड़े बो दिए जो अब धीरे धीरे फूट रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब जहाँ जहाँ बाम्बियाँ गिराएंगे फिर कीड़े फैलेंगे। हाँ, तो अपन सुपीरियर नहीं थे उससे। जो अपना जो चलता है ना कि यार हम देखो कैसे हैं, हम कितने अच्छे, वो कितना बुरा। भाई साहब, कीड़े हमारे पास भी। एक दिन आप भी बुरे हो जाओगे। तो 3 ताल सुन रहे हैं आप ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और अब हमें बात करनी है ट्रक, टेम्पो या सवारी गाड़ियों या ई रिक्शा या बस इत्यादि में बजने वाले लो बजट, प्रेफरेबली नॉन फिल्मी म्यूज़िक पर। प्रेफरेबली पहले उन पे बात करनी है। फिल्मी म्यूज़िक पे तो बहुत होती रहती है, जिनको बनाने वाले बड़े स्टार नहीं थे और धुन बनाने वाला ही कई बार गाता भी था। और एक चीज़ और थी कि वो गीत जो है ना, वो बहुत ही उसको कंज्यूम करने वाला ना बाबा बहुत सर्वहारा था। और वो पॉलिटिकली करेक्ट होने का कोई, हालांकि गीतों में कोई बैगेज नहीं होता था, उसमें कई समस्याएं हैं। आप आज के हाँ, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज के हिसाब से देखेंगे तो कई समस्याएं दिखेंगी उसमें। उस पे एस्पिरेशंस बहुत होते थे। हाँ, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि 2019 से 2024 का समय कालखंड भारत के लिए आकांक्षाओं का कालखंड है। संगीत में आकांक्षाओं का कालखंड चला आ रहा है। तो गाने में इंस्पिरेशंस होते थे। जैसे हीरो होंडा एक इंस्पिरेशन था, और हीरो होंडा पे बेहिसाब गीत है ना। तो जैसे वो नौटंकी में कि तू भी ले चल बलमा, तू भी ले चल बलमा, हीरो होंडा पे बिठाई के पिक्चर ले चल बलमा। हिमाचल में तमाम सारे नाटी के जो गाने होते हैं उनके अपने पारंपरिक, वो नाटी डांस के जो गीत हैं उसमें ये मेरे मोबाइल में ये रिचार्ज करा दे, टॉप अप करा दे, है ना, इस तरह की ये शब्दावली है। समोसे पे गाने हैं, है ना, चाट पे गाने हैं, है ना, ये बिछिया और लाली पे, लिपस्टिक पे, इन पे गाने हैं। मुजफ्फरपुर के लिचिया खिलाई दा बालमा। हाँ, मुजफ्फरपुर, मतलब एस्पिरेशन देखो। डोमिनोज, पिज्जा हट, नो सॉरी इत्यादि नहीं थे तब। अभी तो वो भी आ गए, पिज्जा खिला, पिज्जा खिलाओ। पर ये सब नहीं थे। तो मुजफ्फरपुर कमाल के प्रोग्रेसिव गाने था। जैसे बेबी बियर पी के नाचे लगलीन, छम छम छम, है ना। तो सोचिए कि क्या कमाल। उस पे डांस देखा है आपने वीडियो में? देखा है। मनोज तिवारी को नाचते हुए देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। हमने तो साक्षात भी देखा है और वीडियो पे भी देखा है, लेकिन साक्षात और विकृत लगते हैं। आप एक बार साक्षात देख लीजिए तो फिर आप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आदमी अच्छा, आपने से बताया ना कि बुरे में आदमी अच्छा है, उनको गाना नहीं चाहिए। नाचना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। नहीं, मेरा ये है कि गाना गाने चाहिए और नाचे ना बस। बुंदेलखंड में एक गाना है, भजन है वैसे, वो बड़ा मशहूर है वहाँ पे। भूल नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। और इस पर बहुत चलता है ये उनके हर मतलब आप सुबह, अगर आपने बुंदेलखंड में कोई टेम्पो ले लिया है खासतौर से सुबह, तो वहाँ बहुत संभावना है कि आपको ये गाना क्या बढ़िया गाना है। हाँ, नहीं माने रे नहीं माने। उसको बाद में लोगों ने
नचबे को भंगिया को से कर दिया कि भोले नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए भंगिया को। और जोड़ दिया कि जब उसमें वो मनुहार है कि गौरा कह रही हैं कि नहीं, नाचने को मचल जाते हमारे थे। यहाँ भी हाँ। एक है भंगिया बर संग गौरा मोलेलन, कि वो मतलब पार्वती जो है वो एक भंगेड़ी पे हाँ 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 निछावर हो गई हैं उस टाइप का। लेकिन हम तो हमारा विंटेज तो बालेसर का है। बालेसर करके गायक होते थे, बालेश्वर यादव। हम लोग क्या बहुत चला है बालेश्वर। अरे भाई साहब, बालेश्वर का फाग होली पे हम लोग बजा के नाचते थे। हाँ, और बहुत वल्गर आदमी थे, अच्छा बहुत ज्यादा। आवश्यकता पड़ने पे बहुत मंच पे जो है ना वो ऐसी हरकतें करते थे जिसपे आज मतलब आज तो गिरफ्तार हो अठन्नी जाएंगे। चवन्नी जुरल पैसा तोरी भौजी के भीतरे घुसल भैसा 3:30 बजे। 3:30 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिलना उनका सबसे फेमस गाना है। और इसकी और लाइनें तो और राजा के सुनाई नहीं जा सकती हैं बहरहाल। हाँ, और विल गूगल। उस बालेश्वर और शारदा सिन्हा थोड़ी दूसरे टाइप की थी बिल्कुल। हाँ, सभ्य और उनके सभ्य अच्छे कुलीन गाने और थे। बड़ी ट्रेडिशनल पारंपरिक संगीत को शारदा सिन्हा को याद करते हैं। रास्ते पे लाया उन्होंने, बहुत कुछ बिगड़ गया था। उन्होंने 3 बहुत- चीजें शारदा सिन्हा इतना कमाल का साधती थी। वो कितनी भी जल्दी में हों, कहीं भी मंच पे हों, उनकी साड़ी, उनका पान और उनका संगीत, ये टस से मस नहीं होता था। एक कल्ले में पान दबा हुआ है और प्रोग्राम शुरू होकर खत्म हो गया है। उसके बाद कब थूक के दूसरा उन्होंने जमा लिया है आपको पता भी नहीं चला। उसके बाद बाकी की औपचारिकताएं खत्म हो गई। शारदा सिन्हा में एक कमाल का काम था। मुझे लगता है जो लोग पान साध सकते हैं वो लोग देश भी साध सकते हैं। पान खाना चाहिए लोगों को। मेरा वोट बाबा को। अजीज मियां मतलब बार बार आ जाते हैं 3 ताल में, क्योंकि उसके फेवरेट गायक हैं वो 3 ताल के। वो भी पान खा के गाते थे। हाँ हाँ, नुसरत कुछ नहीं खाते थे। एक वो कुमार विशु सुना था आपने, वो तो कभी प्यासे को पानी पिलाया। नुसरत को देख के लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं खाते थे उनको खाना भी नहीं है। वो डिसेमिंग चलेगी भाई साहब। जबरदस्त थे। हम नुसरत को केवल बैठा हुआ देखते थे तो हमको मतलब स्तूप मैंने जैसे- उनको खड़ा भी देखा है। अरे बहुत, आप बहुत सौभाग्यशाली हाँ, हैं। बहुत मुश्किल काम है उनके लिए, खड़ा होना बहुत मुश्किल काम एक तो वो मैक्सी जैसा चोंगा पहनते थे, मजबूरी थी। तो वो एकदम जो जबरदस्त। वो कौन से जो पहले हम लोग बचपने में नहीं, हम लोग के एक आता था पंचिंग वाला, एक आता था 10 रुपया 15 रुपए का, उसमें उसका तल्ला भारी रहता था, उसको ठोकर दीजिए तो वापस आ जाता था। खिलौना एक होता था ना, चिड़ै कुछ। नुसरत उसकी तरह गोलाकार होते थे। तो मैं जब बचपन में पहली बार नुसरत को देखा तो हम कहे कि अरे ये तो वैसे दिखते हैं। अभी तक मैं उस इमेज से निकल नहीं पाया हूँ नुसरत की। तो कमाल के गायक हैं, कमाल का मैं उनका प्रशंसक हूँ, लेकिन वो इमेज खत्म नहीं हुई है। नुसरत को हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ये धरे रहेंगे शिवलिंग की तरह एकदम। एक टाइम में जब कैसेट आया ना, तो HMV के पास सारे गाने होते थे। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, EMI और HMV, इन लोगों के पास सारे गानों के कॉपीराइट थे। ये कैसेट के मार्केट में घुसे नहीं। तो कैसेट के मार्केट में एक तो फर्जी उनके वाले कॉपी करके बेचते थे, लेकिन चूंकि कॉपीराइट का भी मसला हो गया था, तो क्या करते थे कि गुलशन कुमार जो है, जब उन्होंने कैसेट का रिवोल्यूशन लाया देश में, क्योंकि सब जगह अफोर्डेबल था, टर्न टेबल नहीं चाहिए आपको, कैसेट प्लेयर छोटे छोटे आने लगे, और सब जगह डेक, उसको डेक बोलते थे, स्टीरियो, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे। तो ये हुआ कि गुलशन कुमार को कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सबके नकल ढूंढे कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ वाला सोनू निगम वहीं पैदा हुआ, सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, कमलेश अवस्थी, मुकेश के भी, मतलब इस देश में सबसे ज्यादा गाए जाने वाला कलाकार वैसे पार्टियों में मुकेश है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मैं नाक से गाऊंगा तो मुकेश जैसा साउंड करूंगा। ठीक है, तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, सब उन्होंने नकली ढूंढे और सबके कैसेट आ गए। वो बसों में बजते थे, लोगों को लगता था कि मोहम्मद रफ़ी ही गा रहे हैं। हाँ, टी सीरीज की अपनी लता थी अनुराधा पौडवाल। यस, और जब अनुराधा पौडवाल आए तो फिर वो प्यार में बहरे भी हो गए। तो उन्होंने, अनुराधा पौडवाल ने एक काम है बहुत अच्छा किया। उनको पता था कि उनके गाने चलेंगे नहीं, तो लोगों को पसंद आएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा मैं केवल भजन गाऊंगा। थोक के भाव भजन गाए। सर आरती सुनने ही उन्हीं की आवाज में सुनाई देती है शाम में। तो
इतने भजन, इतनी आरती उन्होंने गाई कि मरता क्या नहीं करता, मैं ऐसे घुस जाऊंगी, पसंद नहीं हो तब भी नतमस्तक रहोगे। हाँ अरे बहुत बढ़िया एकदम। उन्होंने क्या किया, जय संतोषी माँ मर्तब अली, सजाद अली, ऐसे जो सिंगर पाकिस्तान में थे, वो लता मंगेशकर के गाने, मोहम्मद रफ़ी के गाने, हेमंत कुमार के गाने, ये सब गाने गा के वहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलर थे। जो कि पंजाब पाकिस्तान में कभी कभी वहाँ पे जिया के दौर में ऐसे टाइम में क्या हुआ कि इंडियन म्यूज़िक को प्रश्रय नहीं दिया गया, डिस्करेज किया गया। वहाँ के लोग अभी भी इंडियन म्यूज़िक ही सुनते हैं जैसे हम पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनते हैं। तो उस समय सजाद अली ने लता मंगेशकर, मैं मानता हूँ कि दुनिया में जितने लोगों ने लता मंगेशकर गाया है, सजाद अली टॉप हैं लता के गानों में। तो मैं बसों में चढ़ता था, मैं सोचता था यार लता मंगेशकर तो नहीं है, गाना तो वही है कि बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है, ये लड़का कौन है। फिर मैंने ढूंढा, फिर मैंने सजाद अली के कैसेट की भरमार कर दी, बहुत सुना मैंने। तब पता चला कि भाई ये लोग एक तरह से हमारी एक अलग संस्कृति है देश में, जो कि सलून में, पान की दुकान पे, यहाँ चलता है, टेलर के यहाँ, हाँ, जो हलवाई के यहाँ, सब जगह फिल्मी गाने से इतर। और बाय द वे हमारे लिए ये शायरी कमजोर हो, है ना, पर फिल्मी गानों में भी जो शायरी होती थी वो कमजोर नहीं होती थी। लेकिन जब आप लता मंगेशकर या मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनते हैं ना, तो फिर उनकी आवाज़ से मंत्रमुग्ध होते हैं, शायरी पे ध्यान नहीं जाता आपका। आपको लगता है कि ये सब इंटीग्रेटेड है, कि राजेश खन्ना भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, किशोर कुमार भी आ रहे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आ रहे हैं। जब वो वहाँ से उठा लिया जाता था उस बैकग्राउंड से और कोई तीसरा आदमी उसको गाता था, तो सडनली शब्द जो है वो गौण नहीं रहते थे। ताऊ टी सीरीज की बात कर रहे हैं इसलिए नदीम श्रवण का नाम नहीं ले रहे हैं मतलब नदीम का नाम लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, बहुत कदीम शायर है वो, मतलब ठीक है। तो तब मुझे लगा कि यार राजू श्रीवास्तव का एक जोक याद आ गया, बोले इनकी जोड़ी ऐसी बन गई थी, वो कोई उनकी वाइफ जा रही है, बोले देखो नदीम श्रवण की बीवी जा रही है हाँ, तो मैं कह रहा था कि उस समय क्या हुआ कि मैंने पहली बार ना फिल्मी शायरी पे ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि सारे बिंब जिसको बाबा बोलते हैं वो हट चुके थे। सजाद अली था और वर्ड्स थे, मैं उसको और किसी से रिलेट नहीं कर पाता था। तब मैंने सोचा यार हिंदी में शायरी भी हो रही है। आनंद बख्शी भी कभी कभी शायरी करते थे, मजबूरन करना पड़ता था, अच्छा लिखने वाले लिख लेते हैं। फिर शैलेंद्र और मजरू सुल्तानपुरी, ये सब तो बिल्कुल फिर लगा कि यार ये सब गानों में तो शेर हैं, बढ़िया है, मतलब शब्द अच्छे हैं, साहित्य है ये। और फिर कुछ लोगों ने, फिर आप गज़लों की तरफ गए। हम लोग में क्या होता है, गुलाम अली, जगजीत सिंह, हम सोचते हैं ये गज़ल गाने वाले हैं। नहीं सर, पंकज उधास भाई साहब, हाँ तो पंकज उधास, मनहर उधास, थोड़ी थोड़ी पिया करूं, अब साला हर जगह वही बज रहा है सर। मतलब हमारे मोहल्ले में तो उनको दुर्गा पूजा में बुला लिया था, और रमज़ान के महीने में जा करके एक टेलर को किसी उम्र दराज मुल्ला नसरुद्दीन ने जाके टोका, कहा कि क्या बजा रहे हो मतलब रमज़ान के महीने में तुम ये इस तरह नापाक चीज़ें तुम बजा रहे हो, थोड़ी थोड़ी पिया करो। उसको निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है ना, और उस पे ये शबाब, जमाना खराब। और फिर आप जब चलते हैं ना, तो फिर क्या हुआ कि अनवर नाम के गायक हुए। अनवर तो खैर ऐसे गायक थे कि मोहम्मद रफ़ी ने, अनवर का पहला गाना पता है? नहीं, मुझे नहीं। पहले क्या होता था, कुछ लोगों से गवाया जाता था पहले, ताकि रफ़ी साहब ओ अच्छा, हाँ, ये किस्सा सुना चुका था 3 ताल में ही। तो रफ़ी ने कहा कि यार ये गाना कब मैंने गाया, उन्होंने कहा आपने नहीं गाया, एक लड़के ने गाया। कहा फिर मुझे जाने की जरूरत, अच्छी तो लग रही है। तो इस तरह के गायक आए जिनको कि फिल्मों में उतना ज्यादा मिला नहीं कुछ, और वो भी इस तरह के कैसेट निकालने लगे। लेकिन ताऊ दोनों तरह का आसान शायरी होती थी, दोनों और फिर अल्ताफ राजा और ये सारे लोग दोनों तरह का म्यूजिक, सिनेमा वाला और बिना सिनेमा वाला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भूमिका उसको पॉपुलर करने में इतनी मजबूत है, कमाल की है। कुछ गाने मैं आपको बता सकता हूँ जैसे, और आप लोगों के ऊपर उसके इम्पैक्ट को समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये जो हम बात कर रहे हैं, ये गाना कैसे जमता था। ऐसे समय में जब घरों में 1 या 2 सीलिंग फैन होते थे या 1 टेबल फैन होता था, पंखा नाम की चीज़ नहीं थी। हमारे बचपन में हमको याद है अधिकतर घरों में सीलिंग फैन होते थे। कूलर वूलर सरकारी अधिकारियों के पास, जो कोई
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो उसके यहाँ पे अधिशासी अभियंता के यहाँ पे ई करके फिर उनका नाम लिखिए, ई अवधेश प्रताप सिंह, है ना, तो इंजीनियर वाला। उस तरह से उन लोगों के यहाँ पे वो खस की चट्टी लगा करके और कूलर लगा करके फिर उसमें पता चलता था कि नहीं इसमें एसी या डीसी कौन सा करंट होता है, इसमें अगर कुत्ता चिपकेगा तो छूटेगा नहीं, उसको छुड़ाने के चक्कर में पड़ा तुम भी चिपक जाओगे, ये बताया था। कूलर एक खौफ था, ये इसलिए बताया जाता था कि कुछ छुए ना आके। हाँ, तो कूलर एक खौफ होता था, हीटर एक खौफ होता था, सब बहुत खौफजदा चीज़ें हुआ करती थी। और उस गर्मी में आप ये सोचिए कि ऑटो में गणेश छाप 12 सीटर टेम्पो में लोग बैठ के जा रहे हैं और गाना बज रहा है सिनेमा वाला ही, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप सोचिए, है ना, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, आय हाय हाय। इस गीत को वो लोग जीते थे भाई साहब, आप सुनते हैं, वो लोग जीते थे क्योंकि वो टैनिंग हो रही, पसीना बह रहा है, कोई महिला साथ में बैठी हुई है, ये इधर इस कोने में बैठे हैं अपना चांदनी पान दबाए काली पत्ती वाला, वो महिला उस कोने में बैठी है ऑटो में, छेड़ाखानी नहीं है, कोई किसी को छू नहीं रहा है, कोई सीधे चतुश्राव भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो उस कोने में बैठी हो, ये गाना बज रहा है, ये इसी में आनंदित है, गलगल हुए जाते। सबके दिमाग में अपनी पिक्चर चल रही है, सबके दिमाग में अपना एक पैरेलल सिनेमा जो है पर्दा चालू रखता है। एक गाना हमको और याद है, बहुत बजता था, उसके बाद फिर उसको एक दूसरा गाना खा गया और शादी ब्याह तक में ऑर्केस्ट्रा में गवा लिया जाता था, क्योंकि लोग हर घर से कहीं ना कहीं नौकरी पे गए हुए होते थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनको भैया वहाँ पोस्टिंग मिल गई है, और मोबाइल था नहीं, टेलीफोन तक नहीं था, पीसीओ भी नहीं था, बहुत सीमित थे पीसीओ जब आना शुरू हुए। तो उस सूरत में एक गाना इतना मार्मिक लगता था, चिट्ठी आई है। अरे भाई साहब, उस गाने का पहले जो वेट जब तो खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बिल्कुल, जितने लोग इश्क करते थे, जितने लोग इश्क करते थे, उन लोगों को एक गाने से इतनी मोहब्बत थी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत में सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। ये गाना इतना चलता था, बाप रे, लोग पगलाए रहते थे इस गाने के लिए, जबरदस्त पागलपन था इस गाने को लेकर के। उसके बाद में आप याद कीजिए कि टेम्पो जो है बलिया जा रहा है, स्टेशन से उतर के आदमी घर जा रहा है, और उसमें कि घर कब आओगे, है ना, संदेश से आते हैं, ए गुजरने वाली हवा बता। ये आदमी सुन के जो आदमी अपना वो खाकी और मिलिट्री ग्रीन होल्डाल में सामान बांधे चला आ रहा है, 6 महीने बाद छुट्टी पा करके, है ना, दिवाली पे या होली पे गांव आ रहा है, बलिया एकदम एप्ट जगह है उसके लिए, इस बिंब के लिए जबरदस्त। वो एकदम लोग उसके रोए खड़े हो जाते थे इस गाने पे एकदम। और ऑटो वाला एकदम, आ भैया आए बहुत दिन बाद लौटे आप, कहे हाँ यार बड़ी बिटिया ब्याह करे कहे 15 दिन रहा। अच्छा 15 दिन रहेंगे, बहुत कम छुट्टी लिए, इतनी ही मिली है। बहुत सारा दर्द है उसमें, क्योंकि वो गाना जो अभी सुनना है, ऐसा नहीं कि उसको अभी पीड़ा हो रही, इस गाने की जो रिकॉल वैल्यू है वो उसका 6 महीने का पोस्टिंग है। 6 महीने की पोस्टिंग में उसने जो कुछ सोचा देखा है, जो कुछ उसने मिस किया है, वो सब ये गाना उसको बता रहा है। और वो एकदम उन तस्वीरों, उन छवियों के पास हो गए, गुजरने वाली हवा बता, है ना, मेरे गांव में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। वो गांव देख के वो ऐसे ही है कि देख के फूट पाऊंगा, तो उसके लिए बहुत लोमहर्षक है। तो ये सिनेमा वाले गीत हो गए। और इसके बाद में मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि गोलवा में जूथा नहीं खे, मुलवा पे छतवा, ये सजनी सैया गैले न कलकतवा, ये सजनी। ये गोरख बाबा का गाना, ये गाना क्यों मजबूत है? या विदेशिया के कितने सारे गीत, भिखारी ठाकुर के गीत, वो बिरह और एस्पिरेशंस दोनों चीज़ें इन गानों में रहे हैं। मनोज तिवारी के तमाम सारे गाने, वो नई पीढ़ी के एस्पिरेशंस उसमें हैं। जो सामान्य लोग, सर्वहारा लोग, जिन सपनों के सहारे अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहे हैं, उन सपनों को सुर में सुनना उनको आनंदित करता था। तो ये एक बहुत कमाल की चीज़ है। और ये जो स्पर्श है कि उन गीतों में उन्हीं सपनों के बिंब या उन्हीं तकलीफ़ों, उन्हीं बिरह के बिंब, उन्हीं लोगों के बीच में बजना। और पहले सुनने का बहुत ठिकाना नहीं था भैया, सबके घर में डेक नहीं होता था। डेक जिनके यहाँ होता था वो उसको शो ऑफ करते थे, ड्राइंग रूम में रखते थे,
आज की तारीख में रखे तो कपड़ा भी रखते थे, उसके ऊपर कपड़ा रखते थे जो बहन ने बनाया होता था बुन करके, कुरेशिया वाला है ना, फंदा मार के चलहुआ सिलाई से बना करके खींच के अपना झालर होता था, झालरदार एकदम, और उसमें वो सिल्वर और सुनहरे कलर की बॉल्स लगती थी बीच बीच में, जो समय के साथ अपना पेंट छोड़ के करिया पड़ जाती थी, और वो बेचारा खुद मटमैला हो चुका होता था, या नील की वजह से अतिरिक्त नीला हो चुका होता था, वो सफ़ेद नहीं होता, लेकिन वो डक को की आबरू बचाए रहता था। आज की तारीख में वही डक आप किसी के ड्राइंग रूम में रख दीजिए तो लोग हंसेंगे, क्योंकि उसमें लगी रहती थी लाइटें, बल्ब ऐसे एक्स बना रहता भाई था साहब, घड़े में और वो झिंग झांग घड़े में बांध खरीद के, स्पीकर खरीद के, फिर उसके अंदर से वायर ले जाके, क्योंकि उससे बेस आएगा। बहुत ही गंदा आइडिया था, मैंने किया था वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है बाबा, सैम्पलिंग जिसको बोलते हैं ना, अभी क्या होता है, आपको कोई दोस्त सुना देता है, यार सुना ये गाना, लिंक आता है, आप सामने सुनते ही नहीं, या आप कहीं मॉल में हैं या किसी डिस्को में गए, कहीं रेस्टोरेंट में गए, आप कोई नई धुन सुनते हो, आप फिर पता करते हो, सैम्पलिंग होती है कि ये गाना नया है मार्केट में। पहले आदमी सैम्पलिंग ऐसे ही करता था, यार कुछ नया हो गया है, ताऊ पहले ये बहुत बज रहा है। गाने की पहचान पहले, अब से 2 दशक पहले तक गाने की तस्दीक पहले सार्वजनिक और फिर व्यक्तिगत होती थी। हाँ। हम लोग गानों को सार्वजनिक रूप से सुनते थे, फिर किसी बस में, किसी दुकान पे, किसी शादी में, किसी समारोह में, किसी पार्टी में, किसी जगह पे यात्रा करते हुए आपने एक गाना सुना, या आप किसी एक शहर में गए, वहाँ पे मार्केट में गाना बज रहा है, आप कहते यार गाना बढ़िया है यार, ये अटक गया दिमाग में। अब आप उसकी कैसेट खोजते थे, नहीं यार ये वाला, ये नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, ये वाला, हाँ ये वाला, जो ये डब कर दो यार हमारे में। एक तो ये भी होता था ना, भरवाना, कैसेट भरवाना। तो वो सार्वजनिक से व्यक्तिगत होता था, आदमी सार्वजनिक रूप से गीतों को सुनता था, या लोग सुनते थे, और फिर वो व्यक्तिगत उसमें आता था। आज क्या है, गाना रिलीज होता है, आदमी डाले हुए दोनों कान में सुन रहा है, फिर सुनते सुनते बताएंगे, फिर वो कहीं पे जाएगा, तब वो बाकी लोगों ने, अरे वो नहीं सुना आपने, ना सीजन 13 का, नहीं उसका सैफी का नहीं, उसका ज़हूर का, वो जो आप बता रहे हो 2nd सीजन का है, 13 सीजन की बात कर रहा हूँ, फिर गाया है उसने। अच्छा, ये हमारे यहाँ दिल्ली दिलशाद गार्डन से लाल कुआं तक जो टेम्पो चलते हैं ना, हाँ, वो फटफट सेवा टेम्पो दिलशाद गार्डन से लाल कुआं गाजियाबाद, जाकिर नगर से लाल किला, हाँ, तो वो भी चलता है। उसमें क्या है, उसमें ना लाइसेंस उन टेम्पो को चलाने के लिए, शायद खरीदने के लिए भी और चलाने के लाइसेंस के लिए भी शायद अनिवार्य शर्त है कि दिल टूटा होना चाहिए, न देते नहीं वो। हाँ, और वो बनियान पहन के गर्मी में चलाता था, उसका दिन भर दिल टूटता है यार। हाँ, और वो एक ही जगह पे कोरस देता था इस गीत में, अगम कुमार निगम के सिर्फ गाने चलते थे, और वो ऐसे शुरू होता, तेरी गाना चल रहा है, अभी वो खुद नहीं गा रहा, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, ऐसे ना देखो हमें हम गा ना सकेंगे, तुझको तो मिल गया यार अपना किसी को हम बना ना सकेंगे, फिर ऊंचे सुर में आता, रोती रहेंगी तेरी वफाएं आएंगी दिल से पुकार। यहाँ पे वो कोरस देता था, कोरस में कहता था इक्स न करना और गाते हुए बहुत जोर से वो चिल्लाता था, सिर्फ यही, जब ये आता था इक्स न करना, वो चिल्लाता था, मुझे वो बहुत सही लगता था। और फिर दिल्ली में पंजाबियों को डेक्स कहने की बीमारी, हाँ, डेस्क को डेक्स। अरे यार वो जो गाना था, आपने सुना है अगम कुमार निगम की वाली एल्बम? एकदम सुना ही है। वो किसी और से मिलके आ रहे, एक गाना है। अरे यार कमान यार, डॉक्टर से मिलके आ रही होगी। ओए राजू प्यार ना करियो। हाँ, वो सिर्फ इन्होंने ही पॉपुलर कर दिया है। हाँ, भयंकर, बिल्कुल। एक और, क्योंकि इतने सारे राजू ना यही कर रहे होते। एक तो उन शहरों में ना, अब राजू बोलो तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे। अरे किसी चौराहे पे कह दिए कि राजू किसी ने गोली मार दी तो 15-20 परिवार रोते हुए पहुंच जाएंगे। और किसी का दिल सलामत भैया राजू, किसी का दिल वन पीस नहीं है वहां पे। हाँ, वो ऐसे करके कभी बाहर निकल जाता था, ओए राजू ऑटो से ना बाहर निकल जाता टेम्पो से एक तरफ को, तो गजब। तो एक गाना और था जो मैंने वहीं सुना, उसके बाद मैंने कहीं और सुना नहीं, मतलब वो एक फिल्मी गीत है पर उसका एक कुछ रिमिक्स या कवर वर्जन था, आँख से टपका आंसू जा टपका शराब में। बाद में मुझे पता चला कि ये कोई फिल्मी गीत है, और दिल में चुभा था कांटा जाके निकला गुलाब में।
ट्रक की लाइन गाने में पहुंच गई। लेकिन अच्छा मतलब ताऊ आपके यहाँ जैसे देवघर में किस भाषा के गाने ज्यादा थे? मतलब वो नागपुरी चलती है क्या आपके यहाँ? नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ अंगिका के ही मतलब अच्छा। अंगिका में ना कोई इंडस्ट्री नहीं है गाने की, अभी हो गई है। अब चूंकि हर जगह एकदम स्थानीय लोगों पर, उस समय नहीं थी। तो क्या था, भोजपुरी का इतना बड़ा प्रभाव था कि आंचलिकता में भोजपुरी के गाने बजते थे और बांग्ला गाने बजते थे। अच्छा। देवघर चूंकि थोड़ा कस्बी सा शहर है, तो वहाँ बांग्ला गाने बजते थे या तो भोजपुरी गाने बजते आपने थे। मतलब आपके जड़ें तो वैसे बुंदेलखंड से, बुंदेली गाने सुने हैं वैसे आपने? नहीं। ज़्यादा नहीं सुने। उसमें एक गाना है वो बड़ा बुंदेलखंड से हमारा कनेक्शन आल्हा उदल का ही है। हम्म। हमारे यहाँ से जो है हर साल एक आल्हा गाने वाले आते थे, थोड़े दिनों तक रह के जाते थे वसूली करके। पर वो बहुत मजा आता था मुझे आल्हा सुनने में। मैं अभी भी जो है बहुत सारी लाइनें हर याद लाइन हैं की मुझे। टेक में एक अरे मजा है। पिपीरी होती थी, है ना, ये बजती थी, है ना, नर ना ने नार ना रे नर ना नार नले नर ना नर ना ना ने नरा ना नर ना नार नले नर ना। तो ये टेर थी ना, ये कमाल की टेर थी। हमको लगता था कि मतलब ये टेर जो है ना, एक ना आल्हा बना दिया है, एक महिला है, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बड़ी यूट्यूब पे बड़ी मशहूर है आल्हा के लिए। उन्होंने MS धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या सब पे आल्हा बना दिया है। अच्छा, हाँ, जिसमें उन्होंने उनकी जीवनी, उनके प्लेइंग स्टाइल, कितना अटैकिंग वो खेलते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं नहीं, उनकी बिटिया का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, बिष्ट जी कहाँ से आए थे, ये सब हम पूरा लोग के बताया। यहाँ प्रभु टाउन में एक बार ये आपके बुंदेलखंड से एक आल्हा गाने वाले काफ़ी मशहूर आए, चुन्नी उन्नी बांध के गाते थे बाकायदा। उनसे फरमाइश की गई, दुर्गा पूजा पर उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया, ये सबसे एलीट कॉलोनी रायबरेली की, तो उनसे कहा गया कि आप आल्हा देवी पे लिख के लाइए। वो लिख के लाए, बहुत कमाल का आल्हा, वो कमाल मतलब खूबसूरत आल्हा। उसके बाद में कक्कल साउंड वाले ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, जो साउंड सिस्टम कैसेट निकाल दी। कैसेट निकाल दो, लोकली प्रोक्योर कीजिए, चल रहा है दाबोदाब। एक बुंदेलखंड का गाना है, आप यूट्यूब पे लिखिएगा, चिलम तमाकू को डब्बा, वो बड़ा मशहूर है। उसमें वो ऐसे, अच्छा उसमें क्या है, इन गीतों की अच्छी बात क्या होती है कि जो उनका मुख्य गायक होता है उसकी आवाज़ ऐसा लगता है कि मुख्य गायक की नहीं है, ये कोरस में गाने के लिए बना था, थोड़ी सी श्रेय लिया वो, तो ऐसे शुरू होता है, ढीमरा कीने फेंक दो जाल, फंस गई जल मछरी ढीमरा कीनो, और फिर उसमें एक पॉज है और आता है कि कहने लगे मुझसे बब्बा पूरी बहू, कहने लगे मुझसे बब्बा कहाँ गो चिलम तंबाकू को डब्बा कहाँ। अरे जबरदस्त है। ये फगिया स्टाइल है। चिलम से याद आया, आंचलिकता की बात चल रही है। आप लोग रसिका देवीदयाल रानी, जिन्होंने की इलेक्ट्रिक पिया नहीं, वो कौन सा गाना है, नरबसाव नहीं वासेपुर मुरा, में, वो उसका जो, हाँ इलेक्ट्रिक पिया ही, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पिया पिया भी उन्होंने गाया था। एक दो गाने गाए थे उस फिल्म में उन्होंने। उनका एक गाना है चिलम चिलम सिगरेटवा ना मांगे। अच्छा आप ये जूता तो कोई बटिया गाई है, जूता जूता तो एक इसने स्नेहा का है शायद। नहीं, अच्छा। नहीं, एक लड़की जो ट्रेन में गाती ट्रेन थी, में गाती है, उसका है। तो रसिका डी रानी के नाम से अगर आप ढूंढेंगे आपको चिलम चिलम मिल चिलम जाएगा। चिलम ये गयाना की हैं और भोजपुरी सॉन्ग। पान खाए से लार चुवत है, पान खाए से लार चुवत है, खैनी को लग गो धब्बा ओरी बहू। पूरा भाग है। ये पूरा भाग कहाँ चली। गए चिलम तम्बाकू को डब, बहुत बढ़िया है ये, लेकिन बहुत पसंद है। अच्छा एक चीज होती है कव्वाली के मुकाबले, अरे भाई साहब गंदे वाले। अरे वो परवेज कानपुर वाला, बाप वो रे। तो उसके कुछ आप बताइए। कव्वाली के मुकाबले क्या होता था कि अपन ना बचपन में सब सारी एक्साइटमेंट हमारी कव्वाली के मुकाबले की होती थी। रुखसाना बेगम, फलानी बेगम, तो परवेज। छोटे शहरों में जो उर्स होता है, ऐसा होता है, उसमें शुरू में तो बहुत बढ़िया नात वात चला जाता है। मामला जब रात के 12 बजने वाले होते हैं ना, उसके बाद मामला थोड़ा नीचे चला जाता है और नीचे, और उसके बाद जैसे ही 18 होता है, हाँ, तो और बाय द वे बच्चों को डिस्करेज नहीं किया जाता जाने के लिए। वो बच्चे भी बैठे होते, अपन लोग बच्चे नेता थे। तुम ही हो कल के, मान लो। हाँ। और फिर अगर एक उसमें महिला कव्वाली आर्टिस्ट हैं, होती ही हैं, और एक पुरुष होते हैं जो मुकाबला करते हैं, और बहुत
जितने भी दुनिया के घटिया शेर हैं अच्छे शेरों के बीच में, बाय द वे। कभी भी ऐसा नहीं होता पूरा घटिया हो। आपकी जो शेर दूंगा झेल नहीं पाओगी। है ना? वो जब गद्दे में कमेंट्री होती है ना बीच बीच में, हाँ, उसमें अच्छा, उसमें क्या अच्छा, होता है, अरे जा उसमें होता है, उसमें से किसी में हो अरे तेरे जैसे कितने आए। दबा दूंगी, कैसे दबाओगी, ठीक है? तो वो तुरंत वहां पे सवाल जवाब होते हैं। और वो लोगों को धीरे धीरे दरअसल कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लोगों को एक आदमी और एक महिला का मंच पे माइक लगा के अश्लील बातचीत करना, बस, दो अर्थी इतना ही। लोगों को उससे मजा आ रहा होता है। नहीं, वो कौन सा शेर पढ़ रही, कव्वाली की लाइन कहाँ गई, क्या हुआ, उसमें कोई इनफैक्ट इतने घटिया द्विअर्थी होते थे, हमें भी पता था एक ही अर्थ है, जो छोटे छोटे बच्चे थे। उसको द्विअर्थी कहना पड़ता था। हाँ, उसको द्विअर्थी कहना पड़ता था। तो उसमें ये अच्छा, रात भर जो कव्वाली सुनते थे, सवेरे 5 बजे 6 बजे तक बीड़ी पी पी के, ये सारे अधेड़ बुढ़े अभी कहते थे कव्वाली बहुत खराब हो गई, कल्चर खत्म हो हाँ, गया हमारी एकदम, तहजीब। बताइए। ये सब जो आए हैं नए नए, उर्स में ये सब जो हो बच्चों रहा को खराब कर रहे हैं। है, बताइए क्या तो गा रही थी। और हमको तो ये होता था कि हम उस समय हम उसको अप्रिशिएट करना नहीं जानते थे, हम एंजॉय करते थे। अप्रिसिएशन तो आप जब शऊर आता है तो आप करते हो, तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि कितना घटिया काम होता था वो। अब मैं उसको फिर से अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं उसको रियली अप्रिशिएट कर सकता हूँ। क्यों होता था, क्या कारण थे। आप ये जान लो कि ये सब बातें बहुत सारे लोगों के दिमाग में होती होंगी, ठीक है, और उनको एक जगह मिलती थी। अभी ना इतने सारे एवेन्यूज हैं, उनके लिए कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं। और वो भी ये खुद कह नहीं रहे होते थे, कोई दो लोग कह रहे हैं। हाँ, तो जवाबी कव्वाली में जो लोग जवाबी कव्वाली का मजा लेते थे, वो लोग जवाबी कव्वाली का मजा लेते थे। बाद में लोगों ने ट्विटर बना दिया, अब वो लोग जवाबी कव्वाली में नहीं जाते हैं, अब वो लोग डायरेक्ट मजा ले रहे हैं, हंसते थे। उनकी छोटी जो चुहलबाजियां होती थी उस पे लोग बहुत खुल के हंसते थे, खास करके बच्चे, क्योंकि बच्चों को क्या है, उनको तो पता भी नहीं है ना कि द्विअर्थी क्या था इसमें, वो तो खुल के हंस रहे हैं। हाँ, वो एक ही अर्थ समझते थे, उनको तो एक ही अर्थ समझ में आता था। उसका कोई बच्चा तो गुलाटी मार के दल लिहुर जाता था। अच्छा, उसमें क्या होता था अरे देखो, कहते सुदे बैठो तुम, बार बार बोल रहा बहुत तुम्हें सुना दो। अभी बाबा क्या है, बहुत कुछ ना अरेंजमेंट भी ना म्यूजिकल बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है। उस समय जो बेंजो जिसको बोलते हैं ना, जिसमें 3-4 तार होते हैं और गोल गोल बटन होते हैं, उससे मैं अभिभूत हो जाता टाइप था। क्यों नहीं करता है? अभिभूत हो जाता था मैं। कचहरी वाले बटन है तो टाइप क्यों नहीं कर रहा है, और बच कैसे रहा? उस बातचीत में ना हारमोनियम का, तबले का और उस बेंजो का योगदान होता ढोलक का था, वो ढोलक कि सडनली ना उसने कुछ डायलॉग मारा तो किसी ने धुम धुम ढोलक पे गिमिक निकाला, गमक निकाला। उसको कहते गमक। तो जब आप ये ऐसे देखते हो ना, तब आपको लगता है कि वो बुरा नहीं था। बीच में मैं सोचता था बुरा था, पर अब मैं उसको अप्रिशिएट इस नजरिए से करता हूँ कि उन लोगों के पास 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में एक मौका होता था, 4-5 घंटे बिल्कुल सारी परेशानियां, सारी तकलीफ, सारे गम भूल कर और दिल खोल कर हंसने का। आप अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड स्टैंड अप टाइप के कॉमेडी वहां करते ना, जिसमें कि देश के समस्याओं पर चर्चा होती, आधी तो उनके ऊपर से गुजर जाती, क्योंकि ऐसे ही दिमाग तनाव में है। अरे ताऊ, साल भर इंतजार होता था, उर्स का चंदा लेने दोबारा लोग जाते थे, तो लोग कहते थे कि 100 रुपया दे, लेकिन परवेज का बुलाओ। तो कव्वाली खत्म हुई तो बुढ़ों ने गंदगी बचा दी कि क्या स्तर है ये, क्या कल्चर है। लेकिन जब चंदा लेंगे तो बुढ़ा तो कोई 5 रुपये ज्यादा देने तो यार 2 रुपया 5 रुपया, टेलर कह रहा 100 रुपये दूंगा, परवेज को बुलाओ। परवेज और रुखसाना, हाँ, रुखसाना और परवेज दोनों आएंगे तभी चलेगा। कुछ क्या होते थे, पति पत्नी होते थे वो, असल जिंदगी में पति पत्नी होते थे, वहां जाके उनका नाम अलग दिखा देते थे, मेरठ, कानपुर। जिस वो रामपत हरामी जो कानपुर में थे, वो अपनी पत्नी के साथ बहुत सारे शोज करते थे। अच्छा, ये वाली आपने कवाली सुनी है, रीना परवीन, सोनू और गुलफाम की, मेरी जानू मुस्कुरा दे? नहीं सुनी? मुझे पागल बना दे, अरे यार मैं तुझ पे मरने वाला हूं, कोई कव्वाली सारी फिल्मी गानों पे, हाँ, तर्ज वही होती है हमारे यहाँ भजन और कव्वाली है। ये सुनिए, मतलब ये रिकमेंडेशन है, इसको सुन सकते हैं। इसमें बस ये जो बीच की गद्य है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो कहती है कि
अरे जाओ ना, अरे मुंह नोच लूंगी, मेरी जानू मुस्कुरा दे, और बीच में थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल भी है। एक गाना हमने तमाम राजनीतिक सभाओं में भी गाया है, वो भी सिनेमा का था। अपने शब्द देके, जहां राम जी ने लिया है जन्म, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे हम। साजन फिल्म का गाना था, बहुत प्यार करते हैं हमको सनम, तुमको सनम, उसी पे। वो भी पाकिस्तान के एक मशहूर गाने, बहुत खूबसूरत है, मेरा सनम से चुराया गया था। बाप रे, देखो इसमें क्या था कि एक कोई लाइन है जिसमें वो तेरी औकात क्या है टाइप कुछ महिला कहती है, तो वो कहता है मोदी जी को बता दूंगा ना ये, या वो कहेगा मुख्यमंत्री हूँ, तो ये कहेंगी तभी तो महंगाई से डरता है, मेरी जानू मुस्कुरा दे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। उसमें एक लाइन एक और है जो मेरी फेवरेट है कि मेरी मम्मी है एसपी, मैं पीती हूँ पेप्सी। तो क्लास डिफरेंस को बताया गया है उसमें, ज़बरदस्त है वो। तो वो रिकमेंडेशन है। और अब आते हैं जिन पर आना चाहते हैं, गुड्डी गिलहरी जी पर मैं कान पे हाथ लगाता हूँ उनके बारे में बात करते हुए। और उनके बारे में जो ख़ास चीज़ मुझे लगती है, मैं उनको क्यों सुनता हूँ, बहुत देसज सी आवाज़ में, और जिसको संभ्रांत तरीके से कहा जाए कि बहुत ख़राब उच्चारण के साथ वो गाती हैं। पर मुझे जो उस उच्चारण के भी न्यूएंसेस में जो ज़्यादा पसंद है, जो वो जब बिना मात्रा वाला कोई शब्द पर कोई अक्षर पर शब्द ख़त्म हो रहा हो, तो उसमें जो छोटी मात्रा वो अपने आप लगाती है। हाँ, वो तो वो एक ऐसी बीमारी है। दो सीतों इसी जमाने को क्या हो गया। देखिए क्या है, मैं इसी जमाने में, ये सजाद अली का सुनिएगा, इसी मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। मोहब्बतू या मोहब्बती या मोहब्बता, वो मोहब्बत नहीं होगी। ये खड़ी बोली ने हमको दिया है। क्या होता है, हमारे दक्षिण के लोग ना बड़े दुखी हो जाते हैं कि केरल क्यों बोलते हो, केरला बोलो, केरला, कर्नाटक क्यों बोलते हो, कर्नाटका बोलो। तो लोगों ने क्या किया, हिंदी वालों ने ओवर करेक्शन किया, अब लिखना शुरू कर दिया कर्नाटका, केरला। जी नहीं, वो भी नहीं लिखते केरला, वो भी नहीं लिखते कर्नाटका, वो लिखते हैं कर्नाटक, बोलते हैं कर्नाटका, क्योंकि कहीं पे भी क पे खत्म नहीं होता किसी भी भाषा में। बांग्ला में ओ होता है, भोजपुरी सब में अ हो जाता है, ह हो जाता है। कोई भी भाषा जो देशी है ना, उसमें व्यंजन पे कुछ रुकता नहीं है। ठीक है, स्वर आना चाहिए। तो मोल्डिंग है, वहां पे अ है, तो वो वही तसले का कर्व आ गया वापस। अभी भी गलती क्या कर रहे हैं हम केरला बोल रहे हैं, ताकि वो मतलब हम उनको ओवर करेक्ट करें। एक्चुअली केरला है, ल है शब्द, ल नहीं है। नहीं, मैं राष्ट्रगान केरला। अब कर्नाटक हम जब पढ़ाते हैं ना, क्या पढ़ाते हैं सर, क, हम क पे रुकते नहीं है, क उसके बाद अ आता ही है। ठीक है, वो उनका रिक्वेस्ट सिर्फ इतना होता है कि भाई साहब आप कर्नाटक बोलते हो ना, उसके बाद अ कहाँ गया। ये चीज हमारे भाषा में ये गुड्डी गिलहरी पकड़ती है। शब्द निर्माण में आप अगर बॉस कॉन्सोनेंट से एंड नहीं कर सकते, आप वावेल से ही एंड होगा। वो मरीता है अगर कोई मरी जाए। हाँ, क्योंकि मरता जब बोलते हो, एक बात बताओ, मरता जब बोलते हो आप, जब लिखते हो, तुम्हारा माइक आज क्या मामला है, अगर आप देखेंगे नागपुर से ही शुद्ध हो जाता है, ये मरता है देश की क्यों है अक्षुण्णता। हाँ, वो इसलिए है कि हम जैसा हमारी भाषा में होना चाहिए। वो यहाँ पे मरता में क्या, मैं कैसे जानूं कि र पूरा है या आधा है। जब आप बोलते हो आदमी मरता है, हाँ, वो तो कर्ता जैसा हो गया है ना। ये निर्धारित करने के लिए कि र पूरा है, मरता है, यही तो करता ही करता है। तो कहीं कहीं पे वो अ जो है ना, आ है, कहीं पे ऊ भी है, मरुता है ना, कहीं पे ई है, मरीता है अगर। दिल्ली वाले बचाएं दिल्ली अपना। नहीं, और दूसरा क्या है कि व्याकरण में भी आप जब केवल का लिख रहे हैं, एक हरूफ कायम कर रहे हैं, तो उसको लिखने की सही तस्दीक अगर उसको आप ध्वनि के हिसाब से समझें, तो का उसके नीचे एक हलंत है प्लस आ है। हाँ। वो मिलके का बना। आप जब हलंत नहीं लगाते, इसका मतलब क लिख रहे हैं, क नहीं लिख रहे। तो उसका उच्चारण जो बना है वो क और आ की दो की ध्वनियों से बना है। गिलहरी, गिलहरी नहीं,
जो हम अहमदाबाद में जैसे लोग अक्सर जनता करते बोलते हैं, जनता है वो सही शब्द। जनता में तो जाके ऊपर जंतर मंतर, जनता है, हाँ जनता। जनता है, बिल्कुल जनता पार्टी नहीं है, जनता एक पार्टी। परिवार इसको बहुत सही बोलता है। वही बोल रहा हूँ ना, नागपुर से शुरू हो जाता है, दक्षिण एकदम नागपुर से दक्षिण शुरू होता है ना, उधर से एकदम। आंध्र बोलते हैं, आंध्रा उनका कहना है कि तेलंगाना, तो हम तेलंगाना लिखते हैं वैसे, पर वो ऐसे चलता है, इसलिए गुड्डी गिलहरी सही है हमसे ज्यादा। हम जो है संभ्रांत खड़ी हिंदी वाले, चूंकि अटेंशन में खड़े रहते हैं, क्या होता है वो, सावधान की मुद्रा में है। नहीं तो राष्ट्रगान में हम वही बता रहे थे कि द्रम्य और बंग दो शब्दों में लोगों ने अपनी मर्जी से मात्रा लगाई। द्राविण उत्कल बंगा, है ना? अरे बंगा नहीं, बंग है, बोंगो है वो बोंगो तो है, लिखा भी बोंगो नहीं है। हाँ, बंगाली में अगर लिखा है तो वहां पे अ नहीं होता। रविन्द्रनाथ टैगोर से ऐसा बदला लोगों ने लिया कि सब सही कहेंगे, बंगा कर देंगे। उत्कल बोंगो, गॉट इट। और बहुत विचित्र मामला है ये जो मात्रा वाला है। और ताऊ जो कह रहे हैं ना, मतलब मैं बाय द वे तमिलनाडु नाड है, लोग नाड बोलते हैं। नाड ही वो नहीं, नाड नहीं, नाड लिखते हैं वो, ठीक है, लेकिन तमिलनाडु में वो अ नहीं है, ऊ है, नाड एंड में नाडु। और डा में आ आएगा ना, तो जो कट है ना खचाक से एकदम, वो कट आएगा नहीं, नाड वो ऐसा हो जाएगा, नाड वीर पांडे, एक्चुअली ऊ नहीं है वो, नाडु, वीर पांडे कट्ट बम्मन। हाँ, हमारे यहाँ एक्चुअली दक्षिण की भाषाओं के चलते हमारे यहाँ एक ल होता था, इन्फिनिटी वाला, हाँ वो अल्लाह, वो जो होता है ना, खत्म हो गया। संस्कृत में है अभी भी, मराठी में है, का जाड़ा रे, तो हम लोग काड़ा सा काड़ा सुना है ना, काड़ा सा काड़ा, उसमें ल जो है वो वाला होता था। तमिलनाडु और केरला, दक्षिण भारत ने मिल के ये डिसाइड किया कि उस वाले लॉ को एल तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे वाले लॉ ने ले लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या करें, पूरा अल्फ़ाबेट ढूंढा, सबके स्वर थे, सब अलॉटेड था किसी न किसी को, उन्होंने जेड और एच निकाला। उन्होंने कहा ये किसी का नहीं, ये उस लॉ को दे दो, कनीमोड़ी वगैरह में सब। हाँ, तो अभी क्या होता है, कनीमोड़ी को हमको लिखना चाहिए कनीमोड़ी और बोलना चाहिए कनीमोड़ी, वो झी हो गया, उसको हमने झी कर दिया है, ठीक है। वो पूरे जैसे तमिज है, वो देखा होगा आपने, तमिज लिखते हैं, तमिज, वी आर द तमिज पीपल। तो यहाँ के लोग कहते हैं यार तमिल लिखो, वो कहते हैं यार उसमें ल वो वाला नहीं है तमिल में, तमिल वो वाला ल है, इन्फिनिटी वाला जो ऐसे 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 होता है, तो वो लिखते हैं TAMIZH। तो कुछ लोग कहते हैं जब तमिलनाडु वाला ऐसा लिख रहा है इसका मतलब यही सही है, एक्चुअली है ZH, पर बोलना तो उसको वही है ना, स्वर उसका वही है। अरे डोसा या डोसा, हम लोगों ने, जो इंदौर का आदमी अगर राजस्थान जाएगा और खास करके दौसा जाएगा तो डोसा बोलेगा, डोसा नहीं बोलेगा, क्योंकि डोसा कुछ नहीं होता है, टोसा है। कड़गम, हाँ कड़गम, ठीक है, आप किसी को लिखने दे दो तो वो क लिख देता है। हिंदी वाला तो 2 दिन गुलाटी खाया, ये देख के हिंदी वाले वो घबरा जाते, जिनको हिंदी आती है वहां पे वो कहते हैं ड़ कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो ल होना चाहिए, पर वो वाला ल नहीं, दूसरा वाला ल, ठीक है, मेरा लाला। ये बहुत बड़ी। अच्छा, वैसे आपका गुड्डी गिलहरी से परिचय कितना पुराना है और उनका सबसे पसंदीदा कौन सा है गीत? मैंने गुड्डी गिलहरी को डिस्कवर किया 2010 के आसपास, और ताऊ ऐसा बता, अभी ताऊ गाने में वापस जा रहे हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं ताऊ। ये जो आप नागपुर लेके गए हैं ना, अभी मैं बौद्धिक सुन रहा हूँ इस वक्त। देश की ऐसी परंपरा, संप्रभुता के लिए अक्षुण प्रभाव से ऐसा विचार रखना, स्वयं का त्राण करना, ऐसा सोचना, हाँ सोचना नहीं सोचना। एनीवे, तो गुड्डी गिलहरी एक और आदमी है ना, लैंप पोस्ट आदमी जो आया था, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो वो भी अच्छा कहते थे, मैं देश के लिए ऐसा सोचा कि सत्याग्रह से एक लोकपाल देश में होना आवश्यक है। पक्ष पार्टी में मैं जाता नहीं, फिर इलेक्शन ले लो। पक्ष नहीं,
एनीवे तो गुड्डी गिलहरी से का पहला गाना जो मैंने सुना था वो यही था जो आपने थोड़ी देर पहले मरता है कोई मर जाए, दोषी तो इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। बेवफा साथ में नहीं बोलती है, हाँ वफा वफा हो गया। और तोड़ के उच्चारणों पे क्या एम्फेसिस है। मेरा एक दोस्त ऐसे गाना गाता था गांव में, वो लड़की बहुत याद आती है, तो उसने उसको लगा कि ऐसे मात्रा में उसको गाने में सुविधा होगी तो याद आती है, ऐसे किया था उसने सुविधा। अरे ये होता था ना, मैं मतलब एक ट्रिक है, जैसे हम लोग ना, मैं अभी भी बोलता हूँ, मुझे उस पर अब शर्म नहीं आती, स्नेहा बोलना है तो स्नेहा, ई की सीढ़ी लगाते हैं, ई या आ, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अ लगाते हैं हम लोग, ई लगाते हैं, तो स्कूल है ना, स्पेशल तो बहुत मुश्किल होती थी। फिर बाहर आए तो हमने कहा यार ये तो बहुत लफड़ा वाला है कि कैसे करेंगे अपन, अब आधे से कैसे शुरू होता है, उल्टा हो जाए तो आदमी इस्तेमाल को जो है ना इस्तेमाल बोलता है। बहुत मुश्किल हो गई। वैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने सुना है वैसे साउंड्स फेमिलियर। तो मैंने कहा, फिर उसका एक तोड़ निकाला कि आपने एस को ना पहले, उसके पहले जो वर्ड बोला उससे जोड़ दो। जैसे फिजिकल स्कूल है तो आप फिजिकल्स बोलो और कूल बोलो। हाँ, फिजिकल स्कूल, क्या बात, संधि, ठीक है। हाँ, नहीं तो वो तोड़ दिया। ऐसे तोड़ना गाने में अच्छा इरादा है उसका। कभी कभी क्या होता है, सांस की भी मामला, बाबा जैसे है ना प्राणायाम करते हैं, ये शास्त्रीय गाना गा सकते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें कि सांस आपकी ऐसी जगह पर टूटती है जहां पे कि शब्द पूरा नहीं हुआ है, तो बेहतर है कि आप उसका मीटर देख लें और पॉज ले लें। नहीं, और वो आराम से तोड़ के इसको लोग गाते रहे, क्योंकि ये दो तरह की इसमें दुविधा भी है। टेक्स्ट किसी और बोली का गढ़ा हुआ है, जैसे जो खड़ी बोली की समस्या है कि आप जो गा रहे हैं उसको गढ़ा गया है खड़ी बोली में, आपकी प्रवृत्ति है आपकी अपनी बोली में गाने की। अवधी का आदमी, ब्रज का आदमी, भोजपुरी का आदमी, अंगिका का आदमी, इन भाषा, इन बोलियों का आदमी, सर जेनेटिकली वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वो भाषा है, वैसे बोलता है। ये 100 साल की भाषा है। तसले को आपने परात कर दिया अचानक से, फ्लाइट एकदम भगवान ने ढक्कन बना दिया। खड़ी बोली, हम लोग के यहाँ एक प्रोफेसर सहदेव जी बताते थे, वहाँ पे BHU में वो यही कहते थे कि उड़द की ठुर्रा दाल है जो पूरी गली नहीं है। साबुत उड़द को अगर आप कभी पकाएं वो गले नहीं तो वो दांत में किच होगी, फिर उसका किर्र होगी। तो एक और वो पता नहीं, आपने अभी आप वो एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे, तो मुझे शुभम ने बताया, मैंने नहीं सुना ये गाना, बट उसने मुझे बताया कि भोजपुरी में एक गाना है जो वहाँ टेम्पो में बजता है कि बानी हम नहैले आज शैम्पू से, आओ तरे सैया टेम्पू से। तो उसमें वो एस्पिरेशन है कि आज मैं शैम्पू मतलब से नहा कर बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम टेम्पो बुक करके आ रहे हो, तो याद विशेष दिन है। क्या बात। हाँ, शैम्पू साहब 1-1 रुपये की पाउच चिक शैम्पू, चिक शैम्पू, हेलो और शैम्पू। उसके बारे में बता दूं कि वो जो आदमी डब्बे में लेते थे, मतलब जो पूरा पैक लेते वो हैं, तो बहुत अमीर होते थे उससे, वो बहुत अमीर होते थे, उनका बहुत काटा भी जाता था। हाँ, उसमें कम मिलता था, उसमें कम मिलता था उनको। हाँ, 1 रुपये वाला क्वालिटी होती वही क्वालिटी वही होती थी। 1 रुपये वाला लो तो आपको ज्यादा मिल जाता था, लेकिन वो था कि पर शैम्पू अच्छी बात ये होती थी कि उसका सेवल का फूल वूल पका करके सरसों के तेल में और उसको छान के फिर उस शैम्पू शीशी में भर के रख लेते कि गैया चुटाएगी तो पैर में मालिश के लिए। तो भाई साहब जो बालेसर के गाने सुनते थे ना, वो सितको साबुन सिर में भी लगाते थे, बदन में भी लगाते थे। इनफैक्ट सितको जब दीवार पे नील से वही वाइट वाला चूने के ऊपर लिखता था, उसमें लिखता था नहाने और धोने और कपड़े धोने का साबुन। ये वही वाला बता रहे ना जो ब्राउन मटमैला वाला जो आता था, हाँ, जो गंगा साबुन नाम से बाद में आता था। एक गोलाकार बना के उसको काट दो, आधा अर्धचंद्राकार बन जाता है, या सितको फिर वो स्क्वायर जो रेक्टेंगुलर शेप होता है क्यूब वाला, वो भी आने लगा। पर हम लोग के टाइम में गणेश ब्रांड था, और मेरे टाइम गंगा था, वो आता था नहाने धोने दोनों के लिए। वो जो हाथ में लाउड स्पीकर होता है ना, बोलने वाला, तो वो बस से आते थे गांव-गांव, आज इस गांव में रुके, कल उस गांव में रुके, और साथ में साबुन भी लेके आते थे। हाँ, अरे बाकायदा अनाउंस करके बेचा जाता था। हाँ, और फिर वो सितको सुबनिया ले ले बहनिया,
वो घूमते थे गांव-गांव में और सीतको साबुन बेचते थे। ऐसे ही साबुन चश्मा गोला साबुन नॉर्थ बिहार में था, नेपाल में भी था। अगर रेडियो नेपाल सुनते होंगे आप तो आपको चश्मा गोला साबुन का ऐड मिलता होगा। ये सब साबुन जो होते थे ना उसमें कहा जाता था कि इसमें शुद्ध सरसों का तेल है, ठीक है। और इससे आप कपड़े भी धो सकते हैं, कमीज बदन पे में भी तेल गिर लगाएं, गया है, इससे अब सरसों के तेल वाले साबुन से कपड़े भी धो धोएं, बदन में भी लगाएं और बालों में भी लगाएं। ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। फिर बाद में आया कि नहीं, कपड़े का अलग और शरीर और बालों का अलग। फिर आया शैम्पू। फिर कहते हैं बाल इससे नहीं, जो बदन पे लगाते हो वो बालों पे कैसे लगाओ। और शैम्पू आया तब से इस देश में बाल उड़ने की समस्या गजब की बढ़ गई। जिसको देखो वो चंडू। शैम्पू ने नुकसान किया है। पसीना बहता, पहले कन्फेटी तेल बहता था। हाँ, चूंकि तेल गंभीरता के साथ लगाया जाता हाँ। था। माँ जो है बैठ के बच्चों को तेल लगाती थी। हाँ। ठीक है। नहीं, और बच्चे भी मतलब हॉस्टल से भी बाहर निकलने का सलीका यही था। आप आप नहा के आएंगे, एकदम, हाँ, नहा के आएंगे और नहा के आके आप हल्का सा तेल बदन पे, और ये आप चेहरा उसी से गीले हाथ में तेल रब करके उसी से चेहरा पोंछना है, ताकि जो ड्राई स्किन है उसको आप मैनेज कर लें। अगर आप बहुत अमीर आदमी हैं और बोरोलिन की ट्यूब आपने जीत ली है तो माचिस की तीली बोरोलिन, माचिस की तीली मसाला भर बोरोलिन लेकर के उसको होठ पे लगा लेते थे लोग, हाँ, है ना। होठ पे लगा के उसी को ऐसे करके ये रखे, ऐसे ये यहाँ पे 2 बार। और तेल जो उपलब्ध है, सरसों। लोग पहले ये नहीं कहते थे कि हमको फलाना तेल चाहिए। कहे कोई तेल है क्या भाई साहब, कोई तेल है क्या, तो पकड़ा दी जो सीसी है भाई, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तेल हाथ पे निकाल। अभी तो रहता कोल्ड प्रेस है नारियल का तेल, है ना, और उसका ये पटिया पार के रेगुलर है, पटिया पारे हुए बाल एकदम चपका के। बाय द वे तेल वाला जो बाल होता था ना वो बहुत बढ़िया बनता था, सेट रहता था, सेट रहता था। ऊपर धूल का हल्का सा दरदरापन, डस्ट बैठी हुई, लेकिन बाल टच से मस्त नहीं। अच्छी बात होती है सारी धूल ऊपर है, अंदर कुछ नहीं। लेकिन कॉलर ना मस्त हो जाता था। हाँ। शाम तक ना कॉलर में तेल जाता था, कॉलर में तेल जाता उस पे लेयर जो होती ना वो, और कहीं दूसरे तीसरे दिन पहन लिया है, क्या सलेटी आभा आती थी उस पे। दरख्त जैसे आप कभी ग्लेशियर्स की तस्वीर को देखिए और फिर उसका एक्सपोजर कम कर दीजिए, तो जो शेड्स आ रहे होते हैं ना ग्लेशियर में ऊपर से, वो शेड्स अचानक से आपको लगेगा कि वो सलेटी होते चलेगा वाइट से। कॉलर पे वैसे ही दरारें पड़ी होती थी। किचन की चिमनी। फिर स्पेशल तेल आई बाबा, कियो कार्पिन, वो पहला थे। उसके बाद बजाज आमंड ऑयल पेल की चला है। और बंटवारा हुआ यहाँ से। जैसे बंटवारा कैसे हुआ कि गांवों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ आपका एक ये बनारस का तेल है, हमने भी बहुत दिन लगाया है, कैसे उसका नाम हम भूल गए, नवरत्न का भाप है वो, हिमगंगे और नवरत्न। बस ये दोनों तेल अगर लगा लेता कोई ना, मैं कमरा छोड़ के भाग जाता। ये घर हमने छोड़ के लगाया भाग जाता है ना, मैंने भी लगाया। औरतों ने इसको सिर दर्द होने पे ना वो पता नहीं लगा देते लाल तेल शुरू हुआ सर में लगाने वाला, वो ठंडा वाला। इसके पैरेलल संभ्रांत लोगों ने, शहरी लोगों ने अपने तेल बांट लिए। तो बजाज सेवाश्रम का ब्राह्मी आंवला, मैं एक पूनम ढिल्लो, हमारे यहाँ वो जो लाल वाला तेल था ना सबसे मशहूर था बनफूल। हाँ, बनफूल भी बहुत पुराना, नवरत्न कह गया, बनफूल और हिमगंगे, ये दोनों का आतंक होता था। उसी को मैं लाल नवरत्न तो अमिताभ बच्चन लाए हैं, नवरत्न बाद में। बनफूल, बंदर छाप काला मंजन जो लाल डिब्बी में आता था, बनफूल और हिमगंगे, ये 2 तेल। बनफूल लाल, हिमगंगे डार्क हरा, एकदम खस के रंग का, है ना, दुर्दांत तेल। आज लगाइए 3 दिन तक मजा पाइए, है ना। मतलब बर्फ की, आदमी फ्रिज का पानी पी के इतना ठंडक नहीं पाता जितना हिमगंगे लगा के ठंडक मिलती है उसको। लेकिन शहरी लोगों में ये था कि बहुत महकौआ तेल, गम कौआ है ना, तेल दिया दा गम कौआ, वो नहीं, शहरी लोग हैं वैसे नहीं। तो उनके महिलाओं ने अपने 2 तेल चुन लिए, डाबर आंवला केश तेल, और पूनम ढिल्लो विज्ञापन करती थी कि बजाज सेवाश्रम का ब्राह्मी आंवला केश तेल। एम्बेसडर की पिछली सीट में बैठ करके वहाँ से उन्होंने वो शॉट दिया था, ऐसे करके शीशी पकड़ के दूरदर्शन के विज्ञापनों में आता बाय द वे विज्ञापनों में एक लाइन होती थी जो आज भी चलती है, आई यूज दिस टू यू। मेरे घर में ये है, आपके घर में? ये सवाल छोड़ के जाते थे। उसमें वो भी होता था, मैं फलाना तेल लगाती हूँ, क्या आप लगा? क्या आप लगा? हाँ,
पूनम जी आपके इतने सुंदर बालों का राज, ये सवाल है रिपोर्टर का। वो कहते बजाज सेवाई श्रृंखला ब्राह्मी आंवला की स्टील। और मर्दों ने पकड़ा ये 2 तेल, कियोकार्पिन को पॉपुलर किया मिलिट्री कैंटीन ने, एक तो बंगालियों ने और दूसरा मिलिट्री कैंटीन ने। मिलिट्री कैंटीन में जो फौज में जा रहा है वो कियोकार्पिन और निविया क्रीम लगा रहा है, कैंटीन से एकदम औने पौने दाम में मिलता था, बस वहाँ से पॉपुलर कियोकार्पिन। यार हम कियोकार्पिन लगाते हैं क्या, तुम कड़वा तेल लेके चले आए हो? सरसों तेल को कड़वा तेल कहते हैं, ये कड़वा तेल नहीं लगाएंगे, कियोकार्पिन लगाइए। एकदम पंचायत के दुल्हा वाली स्थिति है ना। और कियोकार्पिन का रिप्लेसमेंट आया बजाज आलमंड ऑयल। हम BHU में नहाने के बाद हम ये सारी चीजें करते थे, हम बजाज आलमंड और लगाए हम भी बजाज आलमंड लगा के उसका वो चेरी कलर का ढक्कन, बहुत तेजी के साथ ना, चेरी कलर का ढक्कन और वो सुनहरा तेल जो है ट्रांसपेरेंट शीशी में भरा हुआ, ऊपर से खट से लगने वाला, और परफ्यूम की शीशी जैसा दिखता था बजाज आलमंड। इसलिए उसको खरीदने का क्रेज जो है ना, उन्होंने कहा ये कियोकार्पिन तरह डिटॉल की शीशी और कियोकार्पिन एक जैसे खुद उसका ढक्कन चौड़ा होता था, तरीके का था। तो कियोकार्पिन के को तोड़ने के लिए बजाज आलमंड ने कहा कि नहीं, परफ्यूम का शीशी का मजा, तो लोग उसको ड्राइंग रूम में रखते थे कि बजाज आलमंड ऑयल ड्राइंग रूम में रखा रहता था, आलते में ऊपर बजाज आलमंड लगाते है भाई साहब। ये बात आप लोगों को भी हास्यास्पद लगेगी, पर बड़े जो सरकारी ऑफिसर होते थे, मतलब जो बड़े लोग होते थे, वो सचमुच में ऐसी जगह पे उस तेल को रखते थे छोटे शहरों में जहाँ दिखता था कि यार ये आदमी का एस्पिरेशनल होता था कि अब अगला बार हम भी लेंगे बजाज आलमंड। जाके सीधे दुकान में जाके पूछ लेते कितने का है, ठीक आते हैं 31। गांव में एक टाइम में टेरर होता था उस आदमी का जो सवेरे सवेरे उठ के कहता था हमारा बुरुस नहीं मिल रहा है। अरे भाई साहब, दतमंजना बुरुस, मतलब पूरा गांव लिए गोदी गाय की तरफ पगुरा रहा, मुंह दतून पर इंश्योर करता था जितने लोग जगह है सब देख लें कि मैं दतवन यूज वो अचानक से आके बरामदे के ये हमारा बुरुस किसने लिया है, हमारा बुरुस नहीं मिल रहा है। तब तक कोई जो बुआ या मौसी या जो भी है ना तुरंत अलबला जाएंगे, अरे भैया बुरुस शहर से आवा, बुरुस गाय, गाँव का इतना अपयश हो जाएगा भाई, ये ठीक नहीं। क्या भैया वहीं पे तो रखा था आपने, जीभी के साथ था, गिलास में होगा। एक तांबे की जीभी होती थी, हमको इतना चिल होती थी जीभी करने वालों से, मन कहा 2 घंटा आप माने यहाँ पे भी नीचे ताऊ। भाई साहब मैंने खुद किया हुआ, बाद में मैंने छोड़ा क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक चीज है। उस प्रक्रिया में क्या होता था कि मुझे ना बहुत, मतलब मुझे लगता था मैं उल्टी कर दूंगा, ठीक है, फिर मैंने बहुत अर्ली लाइफ में ड्रॉप कर दिया। अरे मेटल वाली जितनी जीभी होती है, हम बता दें 3 तालियों को, अरे प्लास्टिक की भी आई बीच में, प्लास्टिक वाली भी आई थी, प्लास्टिक वाली तो एकदम फ्लैट आती थी कि बैग में आप उनको ऐसे रख दीजिए और फिर जीभी कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर वैसे हो जाएंगे। हाँ, सीधी, उस तरह सीधी वाली आती थी, 1 रुपया की, है ना, और पिंकी पेंसिल टाइप छपी, उसमें फूल पत्ती बने रहते थे। हम गजब। मेटल वाली कैसे नुकसानदेह होती है बता। मेटल वाले में ये तांबे की या स्टील की जो लोग करते हैं, उसमें क्या है कि आपकी टेस्ट बड्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आपको जीभ साफ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सलाइवा खुद उसको लगातार साफ कर रहा है। आपका सलाइवा इतना पोटेंशियल उसमें है कि वो जीभ को खुद साफ रखे। अब गू तो खाते नहीं हो तो जीभी से इतना यहाँ पे नीचे देखिए गुलाटी खाना खाने के बाद क्या होता था कि उसमें कुछ लोग ऐसे खखा रहे होते नीचे, हम कहते लुकिया ले लो, नहा भी लो। मैं कुछ लोगों को यहाँ बोलना चाहता हूँ, वो हाथ धोने के लिए है। जहाँ पे हाथ धोने की जगह है वहाँ पे आप कुल्ली ना शुरू कर दें। कुल्ली लगता है क्या कर देंगे एकदम, माँ गरारा मुंह ऊपर उठा के नीचे उठा के, लगा युद्ध कर रहे हैं, है ना, एकदम खुद नल को समझते हैं, ये सिंक को समझते हैं यूक्रेन है, मैंने वो बताया नहीं, अपने आप को रूस समझते हैं, एकदम माँ पेले पड़े। ऐसा ही एक आदमी कर रहा था, तो आशुतोष उज्ज्वल यहाँ थे, तो मैं और वो पीछे खड़े हुए थे हाथ धोने के लिए, तो आशुतोष बोले कि नहा के मैं घर से आता हूँ। मुझसे कह रहे रैंडम। तो सुना उसने आगे वाले ने। तो बात शुरू हुई थी, गिल्लू गिलहरी तक आ गई। हाँ, वहां तक आ गई, और फिर गिल्लू के पास चला जाता हूँ, महादेवी वर्मा की कहानी है। हाँ, तो तेल से होते हुए फिर वो ब्रश, बुरुस और तेलंगाना भी आया था शुरू में। हाँ, वो लौट के आ गया है। पर इस पर चिट्ठियों का इंतजार रहेगा कि आप जिन टेम्पो और ट्रकों और बसों में चलते थे, उनमें कौन से गीत आप सुनते थे ज्यादा, उस पर आप किससे बताइएगा। सार्वजनिक गीत की परंपरा में एक चीज का जिक्र नहीं हुआ है, जिसके कैसेट नहीं बने लेकिन पीढ़ियों ने उसे बरता है,
और ये सारे गीत हैं महिलाओं के गीत, जिसमें विवाह और सोहर से लेकर के ये देवी और इस तरह के जागरण, इस छठ तरह का के धुन गीत। यूनिक हाँ। है और वर्ड्स भी यूनिक हैं। वो सिर्फ एक ही- और वो ये उसका कैसेटीकरण जो है बहुत बाद बहुत हुआ बाद है। में हुआ है। और आप अगर सार्वजनिक रूप से गाए जाने वाले गीतों की पूरी परंपरा देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि गीत रिकॉर्ड के बाद में आए। गीत इंसान के साथ हमेशा था, रिकॉर्ड होना बाद में शुरू हुआ। और महिलाओं के पास डायरेक्ट कोई एक्सपोजर उस तरह का नहीं रहा कि वो अपने गीतों के लिए कभी बार्गेन कर सकें। बाद में मार्केट ने उस पोटेंशियल को समझ करके वो शुरू किया कि गिरजा देवी का सोहर भी रिकॉर्ड होकर बजने लग गया। नहीं तो पहले उनसे ये कहा गया कि भाई आप चैता गाइए। आप अरे कजरी हम तो गाइए। यह भी नहीं जानते हैं इन गीतों को लिखा किसने था। कोई नहीं जानता है। वो सिर्फ गाया जा रहा है, मतलब श्रुति परंपरा पे आधारित है वो, बिल्कुल कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। और मुझे इस बात का बहुत कभी कभी लगता है कि कुछ पीढ़ियों के बाद ये जानने वाले ही नहीं रहेंगे बिल्कुल। कि विधि विधान क्या होता है शादियों वादियों में, इसके बाद इसके पहले। पर अब वो तो खैर crisis आपको ये कोई है- पंडित बता देगा, वो क्राइसिस गीत ये कौन है गाएगा। कि 60 औरतें और 100 मनई एक घर में बटुरा हैं, ब्याह हो रहा है और किसी के पास एक गाना नहीं है। गारी और उसके बाद में कहा जा रहा है कि जौनपुर वाली बुआ जी को बुला लेते तो कम से कम मालवा वालवा छाया जा रहा है, इसमें गा लेती। कहनी वो बीमार चल रही, डायलिसिस पे हैं, शादी के 2 दिन पहले आएंगी। चलो ठीक है, तेल पूजन मातृ पूजन में गाने के लिए होंगी। ये स्थिति हो गई क्योंकि एक बुआ हैं, ग्रामीणांचलिक परिवेश में ही उनका विवाह हो गया, तो वो इसीलिए। कुछ बचाए हुए हैं। और उन बुआ की बिटिया से कहिए कि तुम गा दे तो गाना, मैं ये सब नहीं गाती, मेरे को नहीं आता। मैं मूवी का गा हाँ, सकती हूँ। मूवी गा दीजिए। ये तो फिर उसमें वही ये मेरे को ना बुद्धि वाले गांव में फ्रंट पे पहुंच गा गया देंगे। बस, ये मेरे को गांव तक पहुंच गया। ये पता नहीं हाँ। कैसे हुआ है। हाँ, मैं जो है मैं तो मानता हूँ कि मैंने गलती की, मैंने यहाँ पे कुछ संगत बिगड़ गया। मैं कदे पर वाले जो नहीं लोग वहाँ पहुंचे, थे वो मैं लोग- पहुंच गई। मेरे को तेरे को मेरे को नहीं आता। ठीक है, तो चिट्ठियों का इंतजार जैसे रहेगा। ध्रुव राठी बोलता है ना कि भारत में चेंज होने लग रहा है दोस्तों। करने लग रहा है, करने लग रहा है। होने लग रहा है। वो लौंडा अच्छा कर रहा है आजकल, उसका जो आप दिखा रहे थे। सतीश रे, हाँ, नहीं जो दूसरा हाँ, राठी- हाँ, सतीश रे। सतीश। उसने एक वो किया है ना ध्रुव तारा करके एक चैनल। हाँ, हाँ, वो- देखा वो- ये होने लग रहा है। वो से- वो बात पकड़ा। एक ब्रेक ले रहे हैं और चिट्ठियां भेजिएगा, आपको पता है किन पे भेजनी है। radio@aajtak.com पर एक ब्रेक और उसके बाद बेजार खबर।